चैप्टर का नाम है डीलिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स। ठीक, इक्विटी शेयर को कैसे डिलीस्ट करेंगे, तो ये पूरे टॉपिक्स उन्होंने बताया है, फिर लर्निंग ऑब्जेक्टिव बताया है। जब भी हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको क्या दिखता है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। जब ये चैप्टर पढ़ेंगे तो सबसे ज्यादा जो हम पढ़ने वाले हैं वो है सेबी के डीलिस्टिंग ऑफ द इक्विटी शेयर रेगुलेशन 2021। ठीक है, इसका पूरा पास देखेंगे, इसका पूरा ओरिजिन देखेंगे। इसका पास और इसका ओरिजिन देखेंगे। पेज नंबर आ जाओ, किसमें, इसके टॉपिक ही देख लो क्योंकि पेज नंबर थोड़े इधर उधर डिफर कर रहे हैं। ठीक है, जेनेसिस मतलब या फिर ओरिजिन। इस ओरिजिन में थोड़ा सा शॉर्ट में बताऊंगी। पहले सेबी डीलिस्टिंग 2006 हुआ करता था, उसको चेंज कर कर सेबी डीलिस्टिंग 2009 आया। ये सब पुराने हो चुके हैं, ये सब पुराने हो चुके हैं। आज जो चल रहा है बच्चा आपके सामने वो है 2021। वो है कौन सा, 2021। तो चलिए, अब जो ये पूरा चैप्टर आपको पढ़ाना है ये पूरा 21 का ही हम पढ़ेंगे जो न्यू है। इसीलिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में आपको जो नाम दे रखा है वो 2021 का। तो ये बस इन्होंने हिस्ट्री आपको बताई है। आपका जो ये पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ में भी उन्होंने यही बताया, तो कुछ ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। पहले 2006 था, फिर 2009 आया, फाइनली उन्होंने कहा 6 को रिप्लेस करके क्या आया, 9। 9 को रिप्लेस करके कौन आया, 21। तो ये लिखा है नाउ कंप्लीटली रिप्लेस कर दिया गया है 2009 को। तो ये बस मैंने आपको हिस्ट्री बताई। तो इसीलिए अगर कभी भी क्वेश्चंस देख रहे हो, कभी उसके सजेस्टेड आंसर में अगर पुराना दे रखा है तो उसका टेंशन मत लेना, हमें जो एप्लीकेबल है वो है 2021। ठीक, चलिए आ जाइए स्टार्ट करते हैं। फिर उन्होंने बोला कि हम सेक्शन 21A 23 सेक्रा के भी पढ़ेंगे। ठीक, आ जाओ। सबसे पहले हेडिंग क्या लिखी है, इंट्रोडक्शन। किसका मीनिंग है, डीलिस्टिंग का। व्हाट डू यू मीन बाय डीलिस्टिंग। लिस्टेड कंपनी जब अपने आप को क्या करती है, अपनी सिक्योरिटीज को डीलिस्ट कर देती है, दैट वाज डीलिस्टिंग। सिंपल मीनिंग ही दे रखा है। ठीक है, ये एक तरीके से रिवर्स है लिस्टिंग का। डीलिस्टिंग किसका रिवर्स है, लिस्टिंग का रिवर्स है, जिसमें हम रिमूव करते हैं सिक्योरिटीज को, कंपनी की, लिस्टेड कंपनी की सिक्योरिटीज को कहां से रिमूव करते हैं, स्टॉक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म से हटा देते हैं। ये बस सिंपल मीनिंग। बच्चों मीनिंग लिखा है, डेफिनेशन नहीं लिखा। मीनिंग जो जनरली आप समझते हो, डेफिनेशन है। तो डीलिस्टिंग मतलब स्टॉक एक्सचेंज से लिस्टेड कंपनी ने अपनी सिक्योरिटीज को हटा दिया, रिमूव कर दिया कि अब हम ट्रेड नहीं करने वाले, अब हम नहीं दिखने वाले, दैट वाज डीलिस्टिंग। अब डीलिस्टिंग होती है दो टाइप की, डीलिस्टिंग होती है दो टाइप की, एक होती है वॉलंटरी, एक होती है कंपलसरी। कंपलसरी जो डीलिस्टिंग होगी ये हम डिटेल में यहाँ पे नहीं पढ़ने वाले, ज्यादा डिटेलिंग जो हम पढ़ने वाले इंपॉर्टेंट, दैट वाज वॉलंटरी डीलिस्टिंग। ये चैप्टर 70%, ये चैप्टर 70% आपको वॉलंटरी बेस पढ़ाता है और थोड़ा बहुत बाद में डीलिस्टिंग कंपलसरी भी पढ़ाएगा। ठीक, चलिए। वॉलंटरी डीलिस्टिंग क्या होगा कि भाई कंपनी के जो प्रमोटर्स है, कंपनी के जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर है, वो खुद से डिसीजंस ले रहे कि नहीं हमें आगे कंटिन्यू नहीं करना है, हम एज अ कंपनी अपना बिजनेस कैरी ऑन करेंगे लेकिन हम लिस्ट होकर नहीं करेंगे। अब उनके खुद के अपने रीजंस हो सकते हैं, लेकिन क्या रीजन है, क्यों करना चाहते हो, आपको उसका भी डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, ताकि शेयर होल्डर से भी परमिशन लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि प्रमोटर खुद से डिसाइड कर लेंगे, प्रमोटर खुद से पहले डिस्कस करेंगे, पहले बोलेंगे कि हाँ करना चाहते हैं, फिर शेयर होल्डर से भी पूछा जाएगा। ऐसी प्रॉपर प्रोसेस होती है, तो पूरी प्रोसेस हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। तो वॉलेंट्री ना 3 टाइप के होते हैं। वॉलेंट्री कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के। पहला टाइप देखो क्या लिखा है, वॉलेंट्री डिलिस्टिंग फ्रॉम ऑल दी स्टॉक एक्सचेंज। अब समझो, मेरी कंपनी 2 जगह पर लिस्ट है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के पास भी लिस्ट है और वॉलेंट्री सॉरी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के पास। वॉलेंट्री मैं डिलिस्ट कर रही हूँ सबसे, मैं बॉम्बे में भी ट्रेड नहीं करूंगी और मैं नेशनल में भी ट्रेड नहीं करूंगी। तो इसका मतलब क्या, मैंने वॉलेंट्री डिलिस्ट किया फ्रॉम ऑल दी स्टॉक एक्सचेंज। अब होता क्या, थोड़ा सा कंसेप्ट समझो। मेरी आईटीएस कंपनी लिस्ट थी दोनों में, ठीक है। शेयर होल्डर, तुम लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया मेरी कंपनी में, इक्विटी शेयर होल्डर हो, ठीक है। जब भी कंपनी लिस्ट होती है तो बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंसी रहती है, बहुत सारे डिस्क्लोजर्स रहते हैं। कुछ भी छोटा मोटा अगर हमें करना है तो एक बार तुम लोगों से बात करनी पड़ेगी। अब मैं आप लोगों से बोल रही हूँ कि मैं डिलिस्ट होना चाह रही हूँ, तो आपकी इच्छा क्या करेगी, भाई लिस्ट थे इसलिए हमने पैसा लगाया था, अब हमें हमारा पैसा वापस करो। तो इसमें मिलती है एग्जिट अपॉर्चुनिटी। इसमें क्या मिलती है, एग्जिट अपॉर्चुनिटी। अगर आपकी कंपनी ने डिसाइड किया है कि मैं अब लिस्ट नहीं रहना चाहती हूं, तो आपको अपने इक्विटी शेयर होल्डर को क्या देना पड़ेगा, एग्जिट अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी। कुछ शेयर होल्डर बोलते कि हाँ हमें हमारा पैसा वापस चाहिए, ऑप्शन है। ये एग्जिट अपॉर्चुनिटी क्या मिलता है, ऑप्शन मिलता है कि अगर आपको अपना पैसा लेके जाना है तो लेके चले जाओ। कुछ लोगों ने बोला नहीं हमें कंपनी में भरोसा है, लिस्ट हो चाहे ना हो हमें से कोई फर्क पड़ता नहीं है, हम आपके साथ कंटिन्यू रहेंगे। ठीक है, तो उन सारे बच्चों ने क्या सोचा कि भाई हम कंटिन्यू रहेंगे तो मेरे साथ कंटिन्यू रहेंगे। इन लोगों ने कहा कि नहीं हम कंटिन्यू नहीं करेंगे, तो आपको आपका पैसा रिटर्न कर दिया जाएगा। दैट वाज एग्जिट अपॉर्चुनिटी।
ठीक है, तो एग्जिट अपॉर्चुनिटी मैं सबको दूंगी, जिसको ऑप्ट करना है कर ले। क्यों कर रहे हैं हम ऐसा? क्योंकि हम खुद से डीलिस्ट होने का सोच रहे। तो जब खुद से आप डीलिस्ट होने का सोचते हो तो शेयरहोल्डर को एक मौका दो कि वो अगर अपना वापस पैसा लेना चाहता है तो उसे मिल जाए। अब इसकी एक लंबी चौड़ी प्रोसेस होगी, कैसे एग्जिट अपॉर्चुनिटी देना, ये पूरी डिटेल में प्रोसेस पढ़ेंगे। पहला पॉइंट समझ में आ गया? चलो, मान लो सिचुएशन 2। सबसे पहली सिचुएशन क्या पड़ी? पहली सिचुएशन क्या पड़ी कि सारे स्टॉक एक्सचेंज से तो आपको देना पड़ेगा। चलो दूसरी सिचुएशन, मैं कह रही हूँ मैं बॉम्बे में रहूंगी, मैं नेशनल में नहीं रहूंगी, नहीं तो दोनों को फीस देना पड़ता है, फीस तो दोनों को दूंगी ना। अब जहां कहीं भी हमने लिखा था कि हम स्टॉक एक्सचेंज को, एलओडीआर चैप्टर पढ़ा, लिस्टिंग पढ़ा, हमने कहा स्टॉक एक्सचेंज को बताओ, तो तुम्हें क्या लगता है बस एक ही को बताएंगे? दोनों को बताएंगे। जितने ज्यादा स्टॉक एक्सचेंज उतना ज्यादा आपको बताना पड़ेगा, उतनी ज्यादा फीस आपकी लगेगी। मैं कह रही हूँ कि मैं बस एक में लिस्ट होना चाहती हूँ, मैं एक में लिस्ट होना चाहती हूँ, तो तुम्हें क्या लगता है कि मुझे एग्जिट अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? नहीं देनी चाहिए। तुम तो एक शोल्डर हो ना, तुम्हें क्या चाहिए? कंपनी लिस्ट हो, तुम्हें क्या चाहिए? ट्रांसपेरेंसी हो, सब तो है ना, सब तो सारी चीजें हैं। तो इन केस वॉलेंट्री डीलिस्टिंग फ्रॉम फ्यू एक्सचेंज, आप वॉलेंट्री डीलिस्ट हो रहे हो लेकिन सबसे नहीं हो रहे, कुछ में से हो रहे। मेरे एग्जांपल में मैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से डीलिस्ट हो रही, बट रिमेन लिस्ट एटलीस्ट वन, मैं सबसे होगी लेकिन किसी एक में तो हूं, तो अभी भी मेरी कंपनी क्या कहलाएगी? लिस्टेड। अभी भी मेरी कंपनी क्या है? लिस्टेड है। फर्क नहीं पड़ता एक में कि 10 में, हर जगह से अगर मैं डीलिस्ट हो रही हूँ तो अब मैं लिस्टेड नहीं हूँ, लेकिन एक जगह हूं बाकी जगह से डिलिस्ट हो रही हूं तो तब भी मैं लिस्टेड हूं। तो साफ साफ बोल दिया कोई एग्जिट अपॉर्चुनिटी मिलने वाली नहीं है। अगर आप एटलीस्ट एक स्टॉक एक्सचेंज में जिसका नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल हो, बच्चों हमारे देश की अगर मैं बात करूं तो बॉम्बे नेशनल दोनों क्या है? नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल है। बाकी मैंने आपको बताया था रीजनल बेस तो अब खत्म ही हो चुके हैं, ठीक है। तो लॉ ने पहले से इसलिए लिखा है कि मान लो कोई आ गया मार्केट में तो, ठीक है, तो अगर कोई भी एक स्टॉक एक्सचेंज में हो जो कि नेशन वाइज ट्रेडिंग टर्मिनल है तो आपको एग्जिट अपॉर्चुनिटी नहीं देनी है। कब देनी और कब नहीं देनी, क्या ये बात समझ में आ गई? कब एग्जिट अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए? जब आप सब जगह से डिलिस्ट होते हो। कब देने की जरूरत नहीं है? एटलीस्ट किसी एक में हो, लेकिन वो एक से मतलब क्या है? नेशन वाइड टर्मिनल हो, ये इंपॉर्टेंट है। मैं एक रीजनल में हूं, मान लो आपको एक केस स्टडी बना के दे दिया जाता है कि 3 स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे नेशनल और एक रीजनल, ठीक है, मैं बॉम्बे नेशनल दोनों से हो जा रही हूँ और बस किस में लिस्ट हूँ? रीजनल में। एग्जिट अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जिसमें आप रहोगे वो नेशन वाइड होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? क्यों ऐसा बोला? क्या लॉजिक होगा कि भाई नेशनल लेवल में होगा ना तो भैया खरीदना बेचना मार्केट में थोड़ा सा ज्यादा इजी होता है, ज्यादा लिक्विडिटी होती है। बात समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट हेडिंग उन्होंने बोला हम स्मॉल कंपनी की बात करें। किसकी बात कर रहे हैं? स्मॉल कंपनी की। अब ये स्मॉल कंपनी आप जानते हो, ठीक है, वेदर लिस्टेड एट एनी ऑफ द एक्सचेंज। अब स्मॉल कंपनी ना मेन बोर्ड में भी लिस्ट हो सकती है और पक्का एसएमई एक्सचेंज में। ऐसा क्यों? एसएमई एक्सचेंज तो प्रॉपर बना हुआ है, याद है हमने कौन से चैप्टर में? आईसीडीआर चैप्टर में पढ़ा था, एक लिमिट थी। वेरी गुड। अगर उस लिमिट को आप क्रॉस करते हो तो ऑप्शन आ जाता है, आप मेन बोर्ड में भी हो सकते हो और एसएमए भी। इन्होंने कहा स्मॉल कंपनी की बात करें, वो स्मॉल कंपनी लिस्ट किसी भी एक्सचेंज में हो, एनी ऑफ द एक्सचेंज। एनी ऑफ एक्सचेंज से मतलब क्या? मेन बोर्ड हो चाहे एसएमए। अभी बिडिंग वाला जो पॉइंट है इसको थोड़ा सा साइड में रखो, अभी पूरा कंसेप्ट पढ़ेंगे, बिडिंग का मतलब समझेंगे तभी आपको समझ में आएगा। एग्जिट अपॉर्चुनिटी अभी आपको समझ में आ जाएगा, बिडिंग अभी साइड में रखो। क्या लिखा है? एग्जिट अपॉर्चुनिटी इज देयर। इन्होंने कहा भैया स्मॉल कंपनी अगर क्या हो रही है, क्या हो रही है? वॉलेंट्री, यहाँ हम वॉलेंट्री पढ़ रहे हैं अभी। वॉलेंट्री अगर डीलिस्ट हो रहे तो साफ साफ क्या बोल दिया आपको? क्या देना पड़ेगा? एग्जिट अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी। लेकिन अभी स्मॉल कंपनी को थोड़ी देर के लिए क्वेश्चन मार्क रखो, डिटेल में अभी हम जाएंगे। अभी जो आज हम पढ़ने वाले हैं डिटेल में वो ये 2 वॉलेंट्री पढ़ेंगे। क्या ये 2 वॉलेंट्री डीलिस्टिंग समझ में आया? पहली सिचुएशन क्या थी? सारे स्टॉक एक्सचेंज से डीलिस्ट हो रहे तो एग्जिट अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? देनी चाहिए। किसी एक में रह रहे वो है नेशन वाइड और बाकी सबसे डीलिस्ट हो रहे, देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए एग्जिट अपॉर्चुनिटी? नहीं। दैट्स इट। अब इसी की लंबी चौड़ी प्रोसेस पढ़ेंगे। चलिए, हाँ बेटा बोल। हम्म वेरी गुड। अभी आके मुझे यही बताना था कि जब मैं प्रोसेस पढ़ाऊंगी तो आपके दिमाग में बायबैक वाली बातें आनी चाहिए। तो बायबैक में जो जो प्रोसेस होती थी ऑलमोस्ट आपको सिमिलर यहाँ पे मिलेंगे। ऑब्वियसली थोड़े से चेंजेस मिलेंगे, एस्क्रो अकाउंट खोलो, मर्चेंट बैंकर अपॉइंट करो, सब वही है। नहीं, बायबैक क्या है? कंपनी क्या कह रही है? लिस्टेड है ना कंपनी, तो कंपनी क्या है? लिस्टेड है। और वो कह रही कि भैया हमें कोई दूसरा ना खरीद ले, टेक ओवर ना कर ले, इसलिए हम क्या करें? मार्केट से अपने शेयर थोड़ा सा श्रिंक कर रहे। लिस्ट तो है, कंप्लाइंसेस तो करेंगे। इनका पर्पस क्या है? कि भैया बॉम्बे नेशनल में बहुत कंप्लाइंसेस से बचना चाह रहे,
कंपनी बिजनेस करेगी, लिस्ट नहीं रहेगी तो फिर, लेकिन इसे बायबैक वर्ड यूज नहीं करेंगे। बायबैक मतलब अपना, हम अपने आप को श्रिंक कर रहे हैं, अपना पैसा वापस सारे शेयर होल्डर को उनका पैसा रिटर्न कर रहे हैं, उसमें उनका लॉजिक अलग रहता है और यहाँ पे लॉजिक क्या है, कंप्लायंस से बचना, ठीक है। लेकिन हाँ, यहाँ बायबैक वर्ड नहीं बोलेंगे, एग्जिट अपॉर्चुनिटी, लेकिन प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम ही होगी, ठीक। चलिए, अब यहाँ पे उन्होंने डीलिस्टिंग की बात करी कि भैया डीलिस्टिंग ना एकदम डिफरेंट है, इसे हम सस्पेंशन या फिर विड्रॉल ऑफ एडमिशन ऑफ डीलिंग लिस्टेड सिक्योरिटीज नहीं बोलेंगे। वापस, डीलिस्टिंग डिफरेंट है। डीलिस्टिंग को और सस्पेंशन क्या दोनों एक आपको लग रहे? नहीं। मान लो मेरी कंपनी में कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि कुछ गड़बड़ किया है कि नहीं किया, तो थोड़े टाइम के लिए मेरी सिक्योरिटीज को क्या कर दिया, सस्पेंड कर दिया। तो क्या डीलिस्टिंग और सस्पेंशन एक है? डीलिस्टिंग मतलब क्या, परमानेंट रिमूव कर दिया गया आपकी सिक्योरिटी को स्टॉक मार्केट से वापस। डीलिस्टिंग मतलब क्या है, परमानेंट हटा दिया। सस्पेंशन क्या है, टेम्परेरी, टेम्परेरी पीरियड के लिए हटाया। चलो, दूसरा पॉइंट उन्होंने किससे कंपेयर किया है भैया, विड्रॉल ऑफ एडमिशन टू डीलिंग ऑफ द लिस्टेड कंपनी। हमने क्या कर दिया, विड्रॉल कर दिया, मतलब रिजेक्ट कर दिया, हमने आपको लिस्ट ही होने नहीं दिया। तो इन्होंने कहा डीलिस्टिंग अलग है। डीलिस्टिंग बोलता है पहले लिस्ट हो जाओ, पहले लिस्ट हो जाओ, फिर कंप्लायंसेस नहीं करोगे तो डीलिस्ट है। ये सस्पेंशन नहीं है, और ना ही एडमिशन के टाइम पे हमने विड्रॉल कर दिया, आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया, ये वो भी नहीं है, क्योंकि पहले डीलिस्ट होने के लिए पहले लिस्ट होना चाहिए। नीचे उन्होंने बस यही बताया, सस्पेंशन ऑफ ट्रेडिंग मतलब क्या होता है, नो ट्रेड टेक प्लेस इन द सिक्योरिटी ऑफ द कंपनी सस्पेंड फॉर अ टेम्परेरी पीरियड। तो इन शॉर्ट, सस्पेंशन टेम्परेरी पीरियड के लिए और डिलीज क्या है, परमानेंट। अब कोई नहीं होने वाला, क्योंकि सस्पेंशन जैसे इन्वेस्टिगेशन हटा, अगर हम ठीक है तो वापस से हमारी ट्रेडिंग चालू हो जाएगी, ठीक। इधर उधर की जनरल बातें चल रही है। आओ, ये समझ में आ गया उसका ओरिजिन क्या था, 2006, 9, फाइनली 21। चलो फाइनली 21 की बात करते हैं, ठीक है। फर्दर स्ट्रीमलाइन, स्ट्रीमलाइन मतलब सिंप्लीफाई करना, स्ट्रीमलाइन मतलब क्या है, सिंप्लीफाई करना। फर्दर स्ट्रीमलाइन एंड स्ट्रेंथनिंग द डीलिस्टिंग प्रोसेस, हम चाहते हैं डीलिस्टिंग ना बहुत स्मूथली तरीके से जाए, बहुत सिस्टमैटिकली जाए, ठीक है, डीलिस्टिंग का पूरा काम। तो इसीलिए 2021 डीलिस्टिंग रेगुलेशन आया। तो डीलिस्टिंग रेगुलेशन क्यों आया 2021, ताकि स्ट्रीमलाइन सिंपल करने के लिए। अब उन्होंने पॉइंट्स जस्टिफाई किए। पहला पॉइंट क्या बताया, आ जाओ, इन्होंने कहा कि हम चाहते हैं भाई डिस्क्लोजर ज्यादा से ज्यादा हो। अगर डिस्क्लोजर ज्यादा से ज्यादा रहेगा तो जो हमारे इन्वेस्टर्स है वो सही डिसीजन ले पाएंगे, इन्फॉर्म डिसीजन ले पाएंगे, क्योंकि इन्फॉर्मेशन है, सोच समझ के डिसीजन ले पाएंगे। ये 2021 डीलिस्टिंग का रेगुलेशन क्यों आया, इसलिए आया ताकि हम डिस्क्लोजर ज्यादा दे और सामने वाला डिस्क्लोजर देखकर इन्फॉर्म डिसीजन ले सके। दूसरा, प्रोसेस को क्या करना है, रिफाइन और प्यूरिफाई करने के लिए। नेक्स्ट, हम चाहते हैं डीलिस्टिंग टाइम बाउंड मैनर में कंप्लीट हो जाए, डीलिस्टिंग का प्रोसेस जल्दी से जल्दी हो जाए, प्रॉपर टाइम लेकर हो। मतलब ऐसा ना हो कि भैया डीलिस्टिंग में लंबे चौड़े टाइम लगा जा रहा है, तो हम चाहते हैं रेगुलेशन के पीछे लॉजिक क्या है इसको लाने के पीछे, ताकि हर चीज का एक टाइम हो। नेक्स्ट, डीलिस्टिंग रेगुलेशन क्या करता है, रिबूस करता है, मतलब स्ट्रॉन्ग करता है उसे, इफिशिएंट करता है, ट्रांसपेरेंट करता है, इन्वेस्टर्स फ्रेंडली, कुछ नहीं, इन सारी चीजों को ठीक करने के लिए आया ताकि चीजें ठीक हो जाए। प्लग गैप मतलब मिनिमाइज करना, गैप को कम से कम करना, ठीक है। पुराना जो भी रेगुलेशन था उसके बाद ये न्यू क्यों आया, क्योंकि पुराने में ऑब्वियसली कुछ ना कुछ कमियां थी। वन ऑफ द कमी क्या थी कि बहुत सारे गैप होते थे, उन गैप को हमने क्या किया है, फिल किया है, कुछ नहीं, कमियों को ठीक किया, सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो, ठीक। चलो, अपडेट करने के लिए आया। जैसे जैसे टाइम बदलता जा रहा है, आपका कंपनीज एक्ट बदल रहा है, आपके सिक्योरिटीज लॉ बदल रहे हैं, तो आपको अपडेट वर्जन भी तो लाना पड़ेगा ना। हम पढ़ रहे हैं ये अपडेट वर्जन 2021 डीलिस्टिंग रेगुलेशंस क्यों आए, इसीलिए लाए, डिस्क्लोजर बेटर हो, प्रोसेस रिफाइन हो, चीजें टाइमली कंप्लीट हो, ट्रांसपेरेंट हो, चीजें बेटर हो, जो भी कमियां थी वो ठीक हो जाए, और फाइनली बच्चा हम अपडेट लाना चाहते हैं, दैट्स इट। समझ में आ गया रीजन, पक्का। अब यहाँ पे उन्होंने रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो आपका है डीलिस्टिंग 2021 का, ये बताया, देखो कितने चैप्टर्स दिखे, पहला चैप्टर प्रीलिमिनरी, दूसरा डीलिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर, तीसरा क्या बोल रहा है, वॉलंटरी, फिर क्या लिखा है चैप्टर 4 एग्जिट अपॉर्चुनिटी। जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा चैप्टर वाइज नहीं मिलता है, ये डायरेक्ट में आपको मिलेगा। बस यहाँ पे ये लिखा है कि वॉलंटरी, हम जो पढ़ेंगे वॉलंटरी रिलीज पढ़ेंगे, एग्जिट अपॉर्चुनिटी पढ़ेंगे, बाकी इधर उधर की बातें पढ़ेंगे, डिटेल बहुत ज्यादा नहीं दिया जाता है, ठीक है। आ जाओ, यहां से आपका रेगुलेशन होता है स्टार्ट। रेगुलेशन का नाम बताओ, सेबी डीलिस्टिंग ऑफ द इक्विटी शेयर्स रेगुलेशन 2021। वापस आओ, नाम देखो, नाम देखो क्या लिखा है, सेबी डीलिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स रेगुलेशन 2021।
तो चलो यहाँ से अब आपका स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले रेगुलेशन नंबर 3 आपको बताता है एप्लीकेबिलिटी। नाम में ही पूरा काम छुपा है। डीलिस्टिंग किसकी हो रही है? इक्विटी शेयर्स। डीलिस्टिंग किसकी हो रही है? इक्विटी शेयर्स। तो ये किस पे एप्लीकेबल है? ये 2021 रेगुलेशन किस पे एप्लीकेबल? इक्विटी शेयर्स। और इक्विटी शेयर्स के साथ साथ उन्होंने बोला वो इक्विटी शेयर्स भी जिसमें क्या है? सुपीरियर वोटिंग राइट्स। क्या होता है सुपीरियर वोटिंग राइट्स? स्पेशल, ज्यादा प्रमोटर्स को जो स्पेशल वोटिंग राइट्स मिलता है। इन्होंने कहा कि इक्विटी शेयर अगर डीलिस्ट हो रहे तो ये रेगुलेशंस लगेंगे, लेकिन बस इक्विटी की बात नहीं करें, इक्विटी सुपीरियर वोटिंग राइट भी अगर डीलिस्ट हो रहे तो भी। ठीक, चलिए ये तो एप्लीकेबिलिटी इन्होंने बताई। ठीक है, अब आ जाओ नॉट एप्लीकेबिलिटी। चलो आ जाओ, इंपॉर्टेंट। ये रेगुलेशन फॉलो करने की जरूरत नहीं है। किसको? इनोवेटर ग्रोथ प्लेटफॉर्म। क्या क्लिक हो रहा है? स्टार्टअप कंपनीज। अगर स्टार्टअप कंपनीज है वो लिस्ट हुई है, वो डीलिस्ट हो रही है, उन्होंने बोला भैया तुमको ये रेगुलेशन फॉलो करने की जरूरत नहीं क्योंकि हम आपको छूट देंगे। स्टार्टअप कंपनीज को हर जगह आपने खुद नोटिस किया है कि छूट मिलती है। क्यों छूट मिलती है? इनोवेटिव आइडियाज लेके हम उन्हें प्रमोट करना चाहते हैं। अगर ये कंप्लाइंसेस में फंसे रह गए तो ये काम ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कंप्लाइंसेस मतलब फीस। ठीक है, अब यही करते रह जाओ, काम भी करो, पैसे भी लगाओ और इनोवेटिव आइडिया से भटक जाओ, तो ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए ये रेजोल्यूशन प्लान से भी कुछ क्लिक होना चाहिए था। वेरी गुड। आईबीसी फुल फॉर्म बताओ। इंसॉल्वेंसी बैंकरप्टी कोड। मेरी कंपनी एकदम बीमार हो चुकी है, खत्म होने वाली है, लेकिन उसे बचाने का ट्राई किया जाता है। किसमें? इंसॉल्वेंसी बैंकरप्टी कोड। तो जब बचाने का ट्राई किया गया था तो कुछ लोगों ने बोला कि हाँ हम इसे बचा लेंगे, हम इसे बचा लेंगे। हम अपना एक प्लान लेकर आए, हम अपना एक प्लान लेके आए। इस प्लान के अकॉर्डिंग हम इस कंपनी को ऐसा ऐसा करेंगे जो उसके प्लान में लिखा हुआ है। ठीक है, तो उस प्लान को हम क्या बोलते हैं? रेजोल्यूशन प्लान। अब रेजोल्यूशन प्लान के बाजू में क्या लिखा है? अप्रूव्ड प्लान। बहुत सारे लोग लेके आएंगे। आईटेक्स कंपनी मान लो डूबने वाली है, आईबीसी लगता है, आईबीसी लगता है, और इस आईबीसी में इस आईटेक्स को बचाने का ट्राई किया जाता है। तुम सब एप्लीकेंट हो, अपनी एप्लीकेशन लेके आते हो, अपना अपना प्लान लेके आते हो कि हम इस कंपनी को खरीद लेंगे, इतने इतने में खरीद लेंगे, इस तरीके से बचाएंगे। तो सब अपना अपना एक प्लान लेके आते हो। आईबीसी डिटेल में पढ़ेंगे प्रोफेशनल में। ठीक है, अभी शॉर्ट में बता रही हूँ कि कंपनी खत्म हो रही है, आईबीसी कोड लग जाता है, इसको रोक दिया जाता है कि भाई इस कंपनी को हम बचा रहे। तो बचाते वक्त लोगों को अप्रोच किया जाता है कि कोई इसे बचा सकता है क्या? तो अलग अलग कंपनीज, तुम लोग भी कंपनीज हो, आप कंपनीज बचाने के लिए आ रहे हो। जब आप बचाने के लिए आते हो तो किसी एक का ही प्लान अप्रूव्ड होगा कि सबका कर देंगे? किसी एक का ही। तो उसे हम क्या बोलेंगे? रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव्ड। रेजोल्यूशन प्लान जो भी है उसमें से जो फाइनल हुआ। अब रेजोल्यूशन प्लान में बहुत सारी बातें लिखी होंगी, उसमें वन ऑफ द एक और बात लिखी होगी कि इस कंपनी को बचाना है ना तो डीलिस्ट कर दो वापस। इस कंपनी को बचाने तो क्या कर दो? डीलिस्ट, क्योंकि कंपनी में इतना प्रेशर है कि वो ये सारे काम नहीं कर पा रही है। तो रेजोल्यूशन प्लान में ऐसा लिखा है कि डीलिस्ट कर दो, तो आपको ये डीलिस्टिंग के रेगुलेशन फॉलो करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आपको क्यों करना पड़ा ये? एज पर आईबीसी। आईबीसी में प्लान को अप्रूव किया, इस कारण से अगर आप डीलिस्ट कर रहे हो तो आप पे ये पूरे रूल्स रेगुलेशंस नहीं लगते, क्योंकि हम आपको बचा रहे हैं, तो बचाने में कंप्लायंसेस कम हो जाएंगे। बात समझ में आ गई? रीड करेंगे, आ जाओ। Any delisting of securities, equity shares of a listed company made pursuant to resolution plan approved under section IBC का section 31 है। ठीक है, if such plan, उस such plan में क्या लिखा होना चाहिए? Provide delisting of such shares। प्लान के अंदर लिखा होना चाहिए कि हम क्या करना चाहते हैं? डिलिस्ट, या फिर और प्रोवाइड एग्जिट अपॉर्चुनिटी टू एग्जिस्टिंग पब्लिक शेयर होल्डर एट अ स्पेसिफाइड प्राइस। उस प्लान के अंदर या फिर क्या लिखा होगा कि हम एग्जिट अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं। किसको? एग्जिस्टिंग पब्लिक शेयर होल्डर की बात हो रही है। हम पब्लिक शेयर होल्डर को बस हटा रहे हैं, बस प्रमोटर को रख रहे। तो अगर आपके प्लान में लिखा है ना तो आप पे रेगुलेशन नहीं लगेगा, अदरवाइज लगे। तो किन दो सिचुएशन में नहीं लगने वाला? पहला, इनोवेटर ग्रोथ प्लेटफॉर्म में नहीं लगेगा। क्या पढ़ रहे? डीलिस्टिंग रेगुलेशन पढ़ रहे। डीलिस्टिंग रेगुलेशन किस पे नहीं लगेंगे? स्टार्टअप इनोवेटर ग्रोथ प्लेटफॉर्म वाली कंपनीज। दूसरा, जिनका रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव्ड हो गया और उसमें लिखा था कि हम डीलिस्टिंग करें, और उसमें लिखा था हम पब्लिक शेयर होल्डर को एग्जिस्टेंस देना चाहते हैं। ठीक है, चलो ये इसी का प्रोविजो है, समझते हो ना? फर्स्ट प्रोविजो, सेकंड प्रोविजो। ठीक है, ये अभी इसी का फर्स्ट प्रोविजो, इसी का सेकंड प्रोविजन पढ़ेंगे। चलो, हाउएवर जब एग्जिस्टिंग पब्लिक शेयर होल्डर को हटाओगे, अभी जो ये बी वाले पॉइंट पे बोला, तुम कह रहे हो एग्जिस्टिंग पब्लिक शेयर होल्डर को हटाओगे, तो प्लीज एग्जिस्टिंग पब्लिक शेयर होल्डर को जब भी आप हटाओगे तो उन्हें एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी। व्हाट डू यू मीन बाय एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटी? कि भाई हम आपको आपका पैसा रिटर्न कर रहे हैं, तो भाई आपका शेयर सर्टिफिकेट हमें वापस दो, हम आपको पैसे देंगे। तो उसकी जो प्राइस होगी नॉट बी लेस देन, वो जो प्राइस दी जाएगी तुम चाहोगे कम से कम प्राइस देने पे। ठीक है, उनकी प्राइस कम नहीं होनी चाहिए।
प्रमोटर या एनी बिलोंगिंग टू प्रमोटर या फिर एनी शेयर होल्डर प्रोवाइडेड एन एग्जिट अपॉर्चुनिटी। समझना, प्रमोटर को कितने प्राइस में एग्जिट अपॉर्चुनिटी दी रहे हो, प्रमोटर को कितने प्राइस में डील कर रहा है, प्रमोटर जिस प्राइस में डील कर रहा है उस प्राइस से कम तो नहीं होनी चाहिए, चाहे अब वो प्रमोटर हो या फिर कोई भी एंटिटी जो प्रमोटर से रिलेटेड हो या फिर एनी शेयर होल्डर जो मेजॉरिटी स्टेक रखता हो। अगर उनको जो प्राइस कोट करी उस प्राइस से कम तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप इनके साथ गलत कर सकते हो। भैया प्रमोटर है, प्रमोटर तो अच्छी प्राइस लेगा, जब प्रमोटर अच्छी प्राइस लेगा तो उसी प्राइस में आप करना, उससे कम नहीं, मतलब उतनी दे सकते हो या फिर उससे ज्यादा दे सकते हो। बात समझ में आ गई। सेकेंड प्रोविजन, फर्दर डिटेल्स ऑफ द डीलिस्टिंग ऑफ शेयर्स अलोंग विद द जस्टिफिकेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग प्राइस। आपको पूरी डिटेल बतानी पड़ेगी, ये प्राइस आपने कैसे कैलकुलेट करी, कैसे निकाली, जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा इन रिस्पेक्टिव ऑफ दिस। डिस्क्लोज किसको देना पड़ेगा, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज को। कितने दिन के अंदर, एक दिन के अंदर। एक दिन कहां से, जिस दिन रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव्ड हुआ। चलो, आज रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव्ड होता है, ये रेजोल्यूशन प्लान समझ में आ रहा है। मेरी कंपनी खत्म होने वाली थी, बहुत सारे लोगों ने एप्लीकेशन दी, किसी एक का अप्रूव्ड हो गया, आज अप्रूव्ड हुआ, वहां से एक दिन के अंदर अंदर, मतलब कल ही के कल, वर्किंग डेज, 1 वर्किंग डेज, कल ही के कल आपको क्या देना पड़ेगा, डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, क्या प्राइस, ठीक है, ये प्राइस का जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा, और प्राइस आपकी प्रमोटर की प्राइस से कम तो नहीं होनी चाहिए। बात समझ में आ गई। नॉन एप्लीकेबिलिटी समझ में आ गई। एप्लीकेबल किसमें, जो कंपनी इक्विटी शेयर इशू कर रही है या फिर इक्विटी सुपीरियर वोटिंग राइट्स है, ठीक है। किस पे एप्लीकेबल नहीं है, स्टार्टअप कंपनीज इनोवेटर ग्रोथ प्लेटफॉर्म में जो लिस्ट है। दूसरा, वो कंपनी जिसका रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव है। अब रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव को लेकर उन्होंने बहुत सारी बातें करी, क्या क्या बोला कि भाई डीलिस्टिंग की बात लिखी है, या फिर एग्जिट अपॉर्चुनिटी पर पब्लिक शेयरहोल्डर को बोला, फिर एग्जिट अपॉर्चुनिटी पब्लिक शेयरहोल्डर को बोला भैया प्राइस कम तो नहीं होनी चाहिए, प्राइस क्यों निकाला, कैसे निकाला, जस्टिफिकेशन प्रॉपर देना पड़ेगा। डन, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो ये। चलिए, ये भी इंपॉर्टेंट। हेडिंग क्या लिखा है बताओ, कंडीशन फॉर डीलिस्टिंग। हम जब बायबैक चैप्टर पढ़ रहे थे ना, तो उसमें हमने साफ साफ पढ़ा था कि हम आपको बायबैक करने नहीं देंगे अगर डीलिस्टिंग, वो भी थे, ये वाली डीलिस्टिंग की बात कर रही थी, मैंने कहा था यहाँ पे भी पढ़ेंगे। हम पढ़ रहे थे हमें आपको बायबैक करना अलाउड नहीं अगर आप डीलिस्ट कर रहे हो, और यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, डीलिस्टिंग। तो अगर आप डीलिस्टिंग कर रहे हो तो बायबैक अलाउड नहीं, मतलब एक बार में एक ही सिचुएशन, वहां भी पढ़ा था यहाँ भी पढ़ा था, उस टाइम बोला था आएगा। चलो सिंपल, आ जाओ वापस से, बस याद दिलाती। हेडिंग देखो क्या लिखा है, कंडीशन फॉर डीलिस्टिंग। इन शॉर्ट हम आपको डीलिस्टिंग करने दे देंगे, हम आपको डीलिस्टिंग करने दे देंगे, लेकिन हमारी कुछ कंडीशंस है। चलो, यहां नेगेटिव पॉइंट की लिस्ट है। नाइदर एनी कंपनी नॉर एनी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज शैल परमिट, ना तो कंपनी अप्लाई करे डीलिस्टिंग के लिए, और अगर कंपनी नालायक है उसने अप्लाई कर दिया है तो स्टॉक एक्सचेंज भी परमिशन ना दे। अगर आपकी कंपनी में ये सब चल रहा है, मान लो मेरी कंपनी में चल रहा है, क्या चल रहा है, बायबैक। बायबैक में क्या होता है बताओ जरा, अपनी सिक्योरिटीज वापस लेते हैं। रीजंस क्या हो सकते हैं, वही टेक ओवर का डर, और क्या था, पैसे पड़े हुए थे फालतू, सरप्लस फंड था, अर्निंग पर शेयर इंक्रीज कर, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स पड़े थे, ठीक है। इन्होंने कहा आप एक तरफ बायबैक कर रहे हो और दूसरी तरफ आप डीलिस्टिंग के लिए डाल रहे हो, तो अगर आपकी कंपनी क्या कर रही है, बायबैक, तो कंपनी अप्लाई ना करे। किस चीज के लिए अप्लाई ना करे, डीलिस्टिंग के लिए। नालायक कंपनी अप्लाई कर दिया तो स्टॉक एक्सचेंज परमिशन मत दे, मना कर दे कि भाई ये क्या काम है, ठीक है। चलो, तो पहली बात समझ में आ गई, अगर कंपनी बायबैक करिए तो डीलिस्टिंग के लिए अप्लाई ना करे। दूसरा, ये क्या होता है प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, बताओ जरा। सिलेक्टेड लोगों को, ग्रुप ऑफ पर्सन को देते, आप एक तरीके से प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहे हैं, मतलब मार्केट से क्या कर रहे हैं, फंड रेज कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं, एग्जिट अपॉर्चुनिटी, डीलिस्टिंग करना चाह रहे हो। तो भाई प्राइवेट प्लेसमेंट की प्रोसेस, इन शॉर्ट जो प्रोसेस चल रही है ना, उसको चलते रहने दो, आपको वो डिस्टर्ब नहीं करना है, क्योंकि इन सब में बहुत खिचड़ी पकने वाली है। जैसे बायबैक की भी खिचड़ी पकेगी, सेम क्या बोला, अगर आपकी कंपनी प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट कर रही है ना, तो हम आपको क्या नहीं करने देंगे, डीलिस्टिंग। अब इनका एक समय होगा जो इन्होंने यहाँ पे नहीं दिया, पुराने सिलेबस में था, अभी नहीं दे रखा, एग्जाम्पल ले रही हूँ, ठीक है। हम बायबैक कर रहे थे, तो बायबैक अच्छे से पहले कंप्लीट हो जाए, बायबैक कंप्लीट हो गया, उसके 6 महीने तक वेट करिए, 6 महीने के बाद आप डीलिस्टिंग कर सकते हो। हम क्या कह रहे, एक बार में 2 प्रोसेस ना चलाए, बस हम ये बोल रहे हैं, वापस वापस वापस, एक बार में 2 प्रोसेस ना चले। बायबैक करो तो बायबैक को पहले खत्म करो,
अच्छे से खत्म करने के बाद 6 महीने का वेट करो, फिर डीलिस्टिंग ले जाओ। सेम प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट कर रहे हो ना, तो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट पहले खत्म करो, 6 महीने का वेट करो, फिर डीलिस्टिंग ले जाओ। तो डीलिस्टिंग कब नहीं करने दिया जाएगा? जब बायबैक चल रहा है, खत्म हो गए तो कर लो, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट चल रहा है। ठीक है, बात समझ में आ गई? तीसरा और इंपॉर्टेंट, लिस्ट हुए अभी तुम्हें 2 ही साल हुए और आपको क्या है, डीलिस्ट होना है। क्यों होना है भाई? लिस्ट अगर हो गए ना तो एटलीस्ट 3 साल तक आप लिस्ट ही रहोगे, 3 साल के बाद डीलिस्टिंग की एप्लीकेशन डाल सकते हो। आज लिस्ट हुए, नेक्स्ट ईयर डाल सकते हो क्या डीलिस्टिंग? सेकेंड ईयर में डाल सकती हूँ, आफ्टर 3 years। तो इन्होंने साफ साफ लिखा है अनलेस द पीरियड ऑफ 3 years elapsed since the listing of that class of equity share। जब तक 3 साल नहीं होंगे हम आपको डिलीट होने नहीं देंगे, क्योंकि ये तो क्या नाटक लगा रखा है, लिस्ट हो रही, डिलीट लिस्ट डिलीट, ये सब नहीं चलेगा। 3 साल के लिए पहले लिस्ट हो जाओ, 3 साल के बाद ही आप एलिजिबल हो। डीलिस्टिंग वॉलेंट्री, कंपलसरी में तो क्या होगा, आप कंप्लाइंसेस नहीं करेंगे और निकाल देंगे, तब ये बातें नहीं लगने वाली। वापस हम क्या पढ़ रहे हैं, डीलिस्टिंग वॉलेंट्री कंपलसरी सब मिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, ऑब्वियसली आप खुद से अप्लाई कर रहे हो तो उन्होंने कहा रुको यार इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो, हम आपको करने नहीं देंगे। तो अभी कितने पॉइंट्स हो गए? 3। पहला बायबैक, दूसरा प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, तीसरा 3 साल लिस्ट होने के बाद ही एलिजिबल, मतलब इन 3 साल के पीरियड में एलिजिबल नहीं है। इंस्ट्रूमेंट विच आर कन्वर्टेबल इनटू सेम क्लास इक्विटी शेयर, जिस इक्विटी शेयर्स को डिलिस्ट करने का आप सोच रहे थे, अभी वो ही क्या है, आउटस्टैंडिंग है। मेरे इक्विटी शेयर्स लिस्ट है, ठीक है, ये लोग इक्विटी शेयर होल्डर्स है, इनके शेयर्स क्या है, लिस्ट है। कुछ कन्वर्टेबल वाले, ये लोग कन्वर्टेबल वाले, ये कन्वर्टेबल वाले क्या होने वाले, आउटस्टैंडिंग होने वाले। ठीक है, आउटस्टैंडिंग है मतलब कि कन्वर्ट हो जाएंगे इक्विटी में। अब मुझे बताओ, मान लो ये अभी कन्वर्ट नहीं हुए, ये अभी डिबेंचर होल्डर है, आगे चल के ये इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएंगे, लेकिन अभी नहीं हुए। आज मैंने डीलिस्टिंग की एप्लीकेशन डाल दी। जब डीलिस्टिंग की एप्लीकेशन डालती हो तो एग्जिट अपॉर्चुनिटी देनी पड़ती है। ये एग्जिट अपॉर्चुनिटी किसको दूंगी, इक्विटी शेयर होल्डर को। ये बेचारे मासूम लोग ये कह रहे भैया हमारे पास तो डिबेंचर है लेकिन कन्वर्टेबल है, अभी कन्वर्ट नहीं होगा। तो ये बच्चे इनके साथ गलत नहीं हो रहा है, गलत हो, बस तुम लोग देखने ही लग गए कि हाँ कितने मासूम लोग हो। बताओ, ये जो डिबेंचर है जो आगे चल के कन्वर्ट होगा, इनके साथ गलत हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि प्लीज एक बार क्या करो, इन्हें कन्वर्ट करो, फिर सबको दो ना एग्जिट अपॉर्चुनिटी। समझ में आया? टोटल 4 पॉइंट फटाफट। पहला क्या है, बायबैक कर रहे हो तो डिलीज करने नहीं दिया जाएगा, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में नहीं, 3 साल अगर लिस्ट नहीं हुआ है तो फिर अलाउड नहीं है। और अगर कोई इंस्ट्रूमेंट है जो अभी कन्वर्ट नहीं हुए, अभी आउटस्टैंडिंग है, तो पहले आउटस्टैंडिंग को है ना खत्म करो, उसके बाद ही डीलिस्टिंग की एप्लीकेशन डालो। तो मैंने यहाँ पे जो हेडिंग बनाई है, ये हेडिंग एग्जाम में चेंज करके भी दिया जा सकता है। ये कुछ सर्कमस्टांसेस है इन विच डीलिस्टिंग इज नॉट परमिसिबल। बात समझ में आ गई? चलिए, नीचे छोटा छोटा नोट है, इस नोट को पढ़ने से पहले आपकी बुक ने ये एक्वायरर पूरी चैप्टर में बहुत ज्यादा यूज किया है। एक्वायरर जो ये टर्म है, ये एक्वायरर एक्वायर हर जगह एक्वायरर एक्वायर दिखेगा। शॉर्ट में मैंने ऊपर तो लिख दिया एक्वायर मतलब प्रमोटर समझो, शॉर्ट में मैंने क्या बताया, एक्वायर मतलब समझो अभी प्रमोटर। लेकिन एक्वायरर की एक प्रॉपर डेफिनेशन होती है जो आपकी बुक ने नहीं दे रखी है। तो जस्ट फॉर नॉलेज, क्योंकि पता होना चाहिए एक्वायरर कौन होता है, तो जस्ट फॉर नॉलेज मैं आपको एक्वायरर का मीनिंग डायरेक्ट से समझा रही हूँ। एक्वायरर का मीनिंग अभी मैंने शॉर्ट में क्या बताया, प्रमोटर, खरीदने वाला। एक्वायरर होता है खरीदने वाला, लेकिन अभी मैंने क्या बताया, कौन खरीद रहा है, प्रमोटर। एग्जिट अपॉर्चुनिटी कौन दे रहा था, प्रमोटर, मतलब आपके शेयर्स मैं खरीद लूंगी वापस। अब समझो कंसेप्ट को। बायबैक पढ़कर आयो, बायबैक में तुम्हारे शेयर्स मैंने लिए, शेयर सर्टिफिकेट लिए और उसको क्या कर दिए, खत्म कर दिए, एक्सटिंग्विश कर दिए, पेड अप कैपिटल कम हो गया, यही हुआ ना? ठीक है, इसमें क्या हुआ, तुम्हारे शेयर्स एग्जिट अपॉर्चुनिटी दी है, एक्वायरर ने खरीद लिए, मतलब शेयर्स तुम्हारे तो कम हो गए, बढ़ किसके गए, प्रमोटर के। तो एक्वायरर कौन है, वो प्रमोटर जो एग्जिट अपॉर्चुनिटी जो दे रहा है ना, वो पैसे पे करेगा। तो पैसे किसकी पॉकेट से जाएंगे, तुम्हें क्या लग रहा है कंपनी खरीद रही है क्या? बायबैक में कौन खरीद रहा था, कंपनी खरीद रही थी। यहाँ कौन खरीद रहा है, प्रमोटर एक्वायरर, मतलब प्रमोटर की शेयर होल्डिंग बढ़ेगी। यहाँ पे चीज क्लियर है? तो हु इज एक्वायरर, पहले सेकंड पॉइंट रीड करवा रही हूँ। हु इज एक्वायरर, एक्वायरर वो है हु इज द प्रमोटर, या तो प्रमोटर है या तो क्या है, पार्ट ऑफ प्रमोटर ग्रुप, अलोंग विद द पर्सन एक्टिंग इन कंसर्न। इसको शॉर्टकट में पीएसी बोल सकती हूँ, पर्सन एक्टिंग इन कंसर्न। मतलब एक्वायरर या तो प्रमोटर है, या तो प्रमोटर ग्रुप का पार्ट है, या तो पर्सन एक्टिंग कंसर्न का मतलब वो पर्सन जो प्रमोटर के कहे अनुसार काम करता है। मान लो आईटेक्स में मैं प्रमोटर हूँ, रॉकेट से प्रमोटर नहीं है,
लेकिन रॉकी सर तो मेरे रिलेटिव है, रॉकी सर मेरी बात तो सुनेंगे ही, पर्सन एक्टिंग कंसर्ट कौन बन जाएंगे, रॉकी सर। ठीक है, तो प्रमोटर एक्वायरर कौन है, प्रमोटर या प्रमोटर ग्रुप का कोई भी पार्ट हो, ठीक है, और वो पर्सन एक्टिंग कंसर्न के साथ, मतलब प्रमोटर की डेफिनेशन में जो एक्चुअल में प्रमोटर वो तो आएगा प्लस कौन आएगा, वो पर्सन भी आएगा जो प्रमोटर की बात मानता है। ठीक, मैंने शॉर्ट में एक्वायरर का मतलब क्या समझा है, प्रमोटर, ये डिटेल डेफिनेशन आपकी बुक में नहीं है। नेक्स्ट, who decide to make the offer of the delisting of the equity shares of a company। यहाँ ना टेक ओवर रेगुलेशन दे रखा है, टेक ओवर एक चैप्टर है, ठीक है, जब जब बीच बीच में आता है तो थोड़ा उसको इंट्रोडक्शन में देती रहती हूँ। टेक ओवर में क्या होता है, जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीदी है, मैं रिलायंस कंपनी को खरीद रही हूँ, मैं किसको खरीद रही हूँ, रिलायंस कंपनी को, लेकिन रातों ही रात में अगर रिलायंस कंपनी के सारे, क्योंकि बॉम्बे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में तो है, शेयर होल्डर तो घूम रहे अपने शेयर्स लेकर, अच्छा लालच दो और पूरे शेयर्स खरीद लो, 51% की शेयर होल्डिंग, मैं रिलायंस कंपनी का मालिक बन गई, ठीक है, तो सेबी बोलता है भाई हम इतनी आसानी से टेक ओवर होने नहीं देंगे, ठीक है। एक्वायरर कौन, एक्वायरर मैं वो एक्वायरर जो रिलायंस कंपनी के शेयर्स खरीद के मालिक बनने का सोच रहा है, तो एक्वायरर को क्या बोल दिया जाता है, मैंने अक्सर एक लिमिट बताई है, 25% की अगर मैंने शेयर होल्डिंग ली तो मुझे डिस्क्लोजर देना पड़ता है, तो मैं डिस्क्लोजर दूंगी यस और नो, क्योंकि हम नहीं चाहते रातों रात मालिक बदल जाए, डिस्क्लोजर आ गया ना तो बाकी लोग अब अलर्ट हो जाएंगे और सोच समझ के मुझे देंगे कि मालिक बनाना है कि नहीं बनाना है, क्योंकि हमारे देने से मालिक बन जाएगा ये। तो इसी डिस्क्लोजर में मुझे एक और चीज बतानी पड़ेगी कि रिलायंस कंपनी के शोल्डर, मैं इंटरेस्टेड हूँ आपकी कंपनी के खरीदने में, 25% मेरे पास आ गए, मुझे और कितने चाहिए, 26% दे दो, 51 की चाहिए ना शेयर होल्डिंग, 26% और दे दो, और एक और वादा मैं कर रही हूँ कि मैं ना आगे चल के इस रिलायंस कंपनी को डिलिस्ट कर दूंगी वापस। मैंने डिस्क्लोजर क्या दिया, पहली बात मैं टेक ओवर करना चाहती हूँ, और इसी में क्या डिस्क्लोजर दे दिया, मेरी इच्छा है मैं डिलिस्ट करना चाहती हूँ इसे, ये बस मैंने अपनी इच्छा बताई, अभी मैं मालिक बनी नहीं हूँ। जो आपके मन में चल रहा है सब डिस्क्लोजर दे दो कि मैं तुम्हारे 26% खरीदना चाहती हूँ, मेरी इच्छा है, और मेरी ये भी इच्छा है कि डिलीट कर दूं, इच्छा है तो करो, नहीं तो नहीं, नहीं तो मत बोलो कि भैया नहीं करना है, ठीक है, ये अपनी अपनी मर्जी है। तो जब हम टेक ओवर पढ़ेंगे तो उसमें बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या क्या इच्छाएं होती है लोगों की, ठीक है। तो अभी दो इच्छा मैंने बता दी, मालिक बनने की, और मालिक बनने के बाद पहला स्टेप मेरा क्या रहेगा, डिलीज करने का, तो ये दो इच्छाएं। तो इन्होंने यही लिखा है, हु डिसाइड टू मेक ऑफर, ये वही ऑफर की बात कर रहा है जो 26% का ऑफर दे रही हूँ ना, डीलिस्टिंग इक्विटी शेयर्स, तो मैंने 26% का ऑफर दिया और साथ में क्या बताया, एक और ऑफर दिया कि मैं आगे चल के इसे डीलिस्ट कर दूंगी, अलॉन्ग विद द पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट, मतलब मैं तो ये करूंगी और मेरे साथ वाले लोग जो मेरी बातें मानते हैं हम सब मिलकर ये करेंगे, इन अकॉर्डिंग विद द रेगुलेशन 5 पे डिटेल में पढ़ेंगे, टेक ओवर में अमेंडमेंट टाइम टू टाइम आता रहता है, देख लेना। इन शॉर्ट एक्वायरर कौन है, एक्वायरर वो है जो कंपनी का प्रमोटर है, और जो कंपनी का प्रमोटर नहीं है लेकिन सपने देख रहा है प्रमोटर बनने के, तो एक्वायरर का मतलब समझ में आया, पक्का। अभी शॉर्ट में आप बस समझो एक्वायरर कौन है, प्रमोटर, खत्म। बढ़ू आगे, चलो पढ़ क्या रहे, हम डीलिस्टिंग पढ़ रहे हैं, डीलिस्टिंग करना अलाउड नहीं है जब बायबैक चल रहा है, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट चल रहा है, लिस्ट हुए अभी 3 साल भी नहीं हुए और अभी कन्वर्ट हुए नहीं है, तो आपको डीलिस्ट करना अलाउड नहीं है। लेकिन नोट, इन्होंने कहा कि भैया कुछ बातें हैं जो ध्यान देनी पड़ेगी, क्या, नो एक्वायरर एम्प्लॉय द फंड ऑफ द कंपनी टू फाइनेंस इज एग्जिट अपॉर्चुनिटी, ये एक्वायरर की पॉकेट से पैसा जा रहा है कि कंपनी के पॉकेट से, एक्वायरर मैं तुम्हारे शेयर्स खरीद रही हूँ, बायबैक में होता था ना, कंपनी लगा रही थी पैसा इसलिए खत्म भी हो जा रहा था, यहाँ मैं अपने पॉकेट से लगाऊं मेरी शेयर होल्डिंग बढ़ेगी, तो उसने कहा कि मुझे कंपनी का पैसा यूज नहीं करना है, क्या करने के लिए, एग्जिट अपॉर्चुनिटी को फाइनेंस नहीं करवाना है मुझे, कंपनी का पैसा लिया, दे कंपनी तुम्हारा पैसा लेती हूँ और एग्जिट अपॉर्चुनिटी तुमको दे दिया, ऐसा करना अलाउड नहीं है। वापस रीड करो क्या लिखा है, नो एक्वायरर शेयर डायरेक्टली डायरेक्टली भी नहीं करेगा, इनडायरेक्टली भी नहीं करेगा, क्या नहीं करेगा, एम्प्लॉय दी फंड ऑफ दी कंपनी टू फाइनेंस द एग्जिट अपॉर्चुनिटी और एनी ऑफ द एक्विजिशन ऑफ शेयर मेड पर्सन टू डीलिस्टिंग प्रोवाइडेड अंडर दिस रेगुलेशन। सिंपल भाषा में कंपनी का पैसा बिल्कुल यूज नहीं होगा एग्जिट अपॉर्चुनिटी देने में, सिंपल भाषा में बोलूं तो अपना पैसा यूज करो, एक्वायरर खत्म। कहां फंसी गाड़ी, एक्वायरर बोल रहा है कि मैं वॉलंटरी डिलिस्ट करना चाहता हूं कंपनी, शोल्डर से भी आगे चल के पूछेंगे, शोल्डर हाँ ना सब बोल सकता है, ना बोल दिया तो सब खत्म, हाँ बोल दिया तो अब इसको पूरे खरीदने पड़ेंगे, नहीं, कंपनी किसकी है, कंपनी किसकी है, चलो आईटेक्स का एग्जाम्पल, ठीक है, आईटेक्स का प्रमोटर मैं हूँ, रॉकी सर अभिषेक सर है, हम ही लोग तो खरीद रहे, हमारे तो डिसीजन है वॉलंटरी
क्योंकि हमें लग रहा है ना बर्डन, कौन काम कराता है, हम ही प्रमोटर, हम ही डायरेक्टर, पूरे कंप्लायंस काम हम ही कराते हैं, हम ही को हो रहा है सर दर्द कि भैया ये सर दर्द से दूर जाना है, तो चलो वॉलंटरी डिलिस्टिंग करते हैं। अगर वॉलंटरी डिलिस्टिंग कर रहे हो तो आपको क्या करना है, अपनी इच्छा सामने रखनी है और फिर शोल्डर से पूछना है, शोल्डर हाँ भी बोलेगा ना भी, ना बोलते तो क्या कर सकते हैं, नहीं तुम ना बोल देना, खत्म। तुमने भी हाँ बोल दिया, ठीक है यार, हम रीजन बताएंगे ना, आपको वो जेन्युइन रीजन लगे तो आप भी हाँ बोल दोगे। अगर हाँ बोल दिया तो अब मुझे खरीदना है, कौन खरीदेगा, एक्वायरर खरीदेगा, मैं प्रमोटर खरीदूंगी और फिर मेरी शेयरहोल्डिंग बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि तुम लोग कह रहे हो कि हमें हमारा पैसा वापस दो। कुछ लोग साथ में भी चल सकते हैं, ऑप्शन है ना, कुछ कह रही नहीं हम कंटिन्यू करें तो वो कंटिन्यू रहेंगे, ठीक है। हाँ लगेगी, ठीक है। चलो पहला नोट क्या लिखा, पहला नोट क्या है, एक्वायरर अपना पैसा लगाएगा, कंपनी का पैसा यूज नहीं करेगा। दूसरा, एक्वायर शेल नॉट प्रपोज डीलिस्टिंग इक्विटी शेयर, डीलिस्टिंग की तो बात ही ना करे, इफ एक्वायर हैज सोल्ड इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। ये जो प्रमोटर नालायक है, जो एक्वायरर है, अभी 6 महीने में इसने कंपनी के शेयर्स बेचे और कह रहा है मैं खरीदूंगा इनसे, तो बेचा क्यों, अगर पिछले 6 महीने में कहां से, प्रियर टू द डेट इनिशियल पब्लिक अनाउंसमेंट, एक इनिशियल पब्लिक अनाउंसमेंट की जाती है, कुछ नहीं न्यूज़पेपर में ऐड दिया जाता है, ठीक है, वही हिंदी इंग्लिश वर्नाकुलर। आपको न्यूज़पेपर में इनिशियल पब्लिक अनाउंसमेंट की जाएगी, जब भी ये किया जा रहा है उससे कितने टाइम पहले, 6 महीने पहले, जब आपने अपनी इच्छा जाहिर करके हम ये करना चाहते हैं उससे 6 महीने पहले पहले हमने देखा आपने तो हमारी कंपनी का भी शेयर्स खरीदे एक्वायर ने, तो अगर उसने ये शेयर्स एक्वायरर ने बेचे हैं तो हम आपको डीलिस्टिंग नहीं करने देंगे। बात समझ में आ रही है, खुद ही अपनी इच्छा बता रहे हैं ना डीलिस्ट करने की, तो डीलिस्ट में मैं आपके शेयर्स खरीदूंगी, खुद बेचता जा रहा है अपनी कंपनी के शेयर्स और बोल रहा है कि नहीं नहीं मैं अब खरीदूंगा, नहीं चलेगा। हाँ बेटा, न्यूज़पेपर, अभी आ जाओ, हम पढ़ेंगे अलग अलग टाइप के अनाउंसमेंट पढ़ेंगे, एक होता है इनिशियल पब्लिक अनाउंसमेंट, एक होता है डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट, ठीक है, डीलिस्टिंग का, ठीक है। वापस हम पढ़े डीलिस्टिंग, हम डीलिस्ट करना चाहते हैं, ये पब्लिकली अनाउंस किया जाएगा, एक इनिशियल होता है एक डिटेल होता है, ठीक है। इनिशियल मतलब स्टॉक एक्सचेंज को बताने का, दैट वाज बस इनिशियल, डिटेल मतलब न्यूज़पेपर में छापने का, हिंदी इंग्लिश वर्नाकुलर वही जो न्यूज़पेपर के सिस्टम्स होते हैं, आएंगे डिटेल में, उन्होंने प्रोसेस बाद में बताया, ठीक है। चलो वापस, नो एक्वायर शेयर डायरेक्टली इनडायरेक्टली, उन्होंने कहा भाई ये क्यों करना चाहते हो तुम डीलिस्ट, किसी को फ्रॉड करने के लिए, डिफ्रॉड फ्रॉड फ्रॉडलेंट। वापस हम पढ़ रहे हैं एक्वायरर, ध्यान रखें इन बातों का, नो एक्वायर डायरेक्टली इनडायरेक्टली, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, क्या लिखा है, एम्प्लॉय डिवाइस स्कीम, आर्टिफिशियल, जो भी आर्टिफिशियल आर्टिफाइस चीज आप यूज करो डिफ्रॉड करने के लिए। नो एक्वायर इंगेज एनी ट्रांजेक्शन प्रैक्टिस जिससे फ्रॉड करे, नो एक्वायर इंगेज एनी एक्ट या प्रैक्टिस जिससे फ्रॉडलेंट करे, मतलब आप डिलीट करना चाहते हैं ना तो इसके पीछे कुछ अच्छा मकसद है, कुछ खराब मकसद ना हो, कल को पकड़ा गया ना तो आप फंसोगे। तो बस ये लॉ में सारी बातें लिखी होनी चाहिए कि एक्वायरर जब भी डिलीट करेगा तो ये सारे रीजंस नहीं होने चाहिए। तो 3 हमने नोट पढ़े, वापस वापस वापस। हेडिंग है कि डिलीटिंग आपको करने नहीं दिया जाएगा बायबैक के टाइम पे, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के टाइम पर, और अगर 3 साल आपके कंप्लीट नहीं हुए हैं या फिर आपकी सिक्योरिटीज अभी आउटस्टैंडिंग है, कन्वर्ट नहीं हुई है। फिर उन्होंने बोला एक्वायरर अपना पैसा यूज करे, ये कुछ नोट अदर बातें बोली है। एक्वायरर ने अगर अभी पिछले 6 महीने में बेचा है तो हम उसको डिलीट करने देंगे ही नहीं, वो प्रपोजल भी नहीं रख सकता ये। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट क्या है कि एक्वायरर किसी के साथ डीफ्रॉड करने के पर्पज से डिलीट ना कर रहा हो। समझ में आ गया। अब आ जाओ वॉलंटरी डीलिस्टिंग की पूरी कंप्लीट प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। आ जाओ, वॉलंटरी डीलिस्टिंग का मीनिंग वही घिसी पिटी बात है। वॉलंटरी डीलिस्टिंग मतलब क्या, प्रमोटर ऑफ द लिस्टेड कंपनी डिसाइड ऑन देयर ओन, प्रमोटर ने खुद से बोला कि मैं डिलीट करना चाहता हूँ, परमानेंटली रिमूव करना चाहता हूँ, कहां से, अपनी सिक्योरिटीज को फ्रॉम स्टॉक एक्सचेंज से। मीनिंग आ जाओ स्टार्ट करें। डीलिस्टिंग कितने टाइप की है, 2, एक होती है वॉलंटरी, एक होती है कंपलसरी। वॉलंटरी में हमने 3 पढ़ा, तीसरा वाला स्मॉल कंपनी को छोड़ दो, स्टार्टिंग के 2। पहला क्या था, सारे स्टॉक एक्सचेंज से डीलिस्ट हो रहे हो, एग्जिट अपॉर्चुनिटी देनी कि नहीं देनी, देनी। किसी एक स्टॉक एक्सचेंज में हूं नेशन वाइड वाला, एग्जिट अपॉर्चुनिटी नहीं देनी। अब मुझे ये हेडिंग बताओ, मुझे बताओ ये सिचुएशन 1 है कि सिचुएशन 2 है, हेडिंग से बस बताओ। इन्होंने लिखा है एग्जिट अपॉर्चुनिटीज नॉट रिक्वायर्ड, मतलब हम सबसे डीलिस्ट नहीं हो रहे, किसी एक में है, वो यही कह रहे हैं। इफ आफ्टर प्रपोज, अगर प्रमोटर ने प्रपोज किया कि मैं डीलिस्ट होना चाहता हूँ, लेकिन प्रपोजल के बाद समझ में आया कि इक्विटी शेयर्स रिमेन लिस्ट ऑन एनी ऑफ द, किसी भी स्टॉक एक्सचेंज जो भी नेशन वाइड का है, तो नो एग्जिट अपॉर्चुनिटी इज रिक्वायर्ड। जो अगर एग्जिट अपॉर्चुनिटी नहीं देनी तो प्रोसेस लंबी तो होगी ही नहीं,
मैं कह रही हूँ मैं बस नेशनल से हट रही हूँ, बॉम्बे में हूँ, यही सिचुएशन है ना। वापस बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये कह रहे हैं मैं यहाँ लिस्ट रहूंगी, यहाँ लिस्ट नहीं रहूंगी। तो इसकी प्रोसेस बिल्कुल शॉर्ट सिंपल, ठीक है। उन्होंने कहा सबसे पहले क्या कराओ, प्रमोटर ने अपनी इच्छा जाहिर करी, सबसे पहले क्या कराओगे, बोर्ड मीटिंग। ऑब्टेन दी प्रायर अप्रूवल ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, पहले बोर्ड मीटिंग कराओ, बोर्ड मीटिंग में ऐसा बोलो कि हम बॉम्बे में रह रहे हैं, नेशनल से हम हट रहे। पहला स्टेप। एप्लीकेशन किसको देनी पड़ेगी, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, मेरे एग्जांपल में किसको दूंगी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को, कि भाई तेरे पास नहीं रहने का प्लान है हमारा, हम डीलिस्ट होना चाहते हैं। पहले बोर्ड मीटिंग कराई, बोर्ड एग्जिट अपॉर्चुनिटी नहीं देनी है, प्रोसेस छोटी होगी, बोर्ड मीटिंग कराई, फिर हमने एप्लीकेशन दे दी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को, डीलिस्ट होना चाहते, इशू किया पब्लिक नोटिस, हमने रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज को बता दिया हम डीलिस्ट होना चाहते हैं, और साथ में अब हम क्या करेंगे, नोटिस देंगे, जनता को बताएंगे, हिंदी न्यूज़पेपर के थ्रू, इंग्लिश न्यूज़पेपर के थ्रू, और वर्नाकुलर। ये वर्नाकुलर इन्होंने बोला रीजनल लैंग्वेज, ये रीजनल लैंग्वेज, लैंग्वेज कौन सी होगी, नहीं, अब मेरी बात समझना, कहीं कहीं लिखा रहता है कंपनी का जहां रजिस्टर ऑफिस है, और कहीं कहीं लिखा रहता है स्टॉक एक्सचेंज, क्योंकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को एप्लीकेशन दे रहे, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहां पर है, मुंबई, तो फिर उन्होंने लिखा है वर्नाकुलर न्यूज़पेपर रीजन वेयर द रिलेवेंट स्टॉक एक्सचेंज इज लोकेटेड। हिंदी इंग्लिश तो हमेशा सेम ही रहता है, हमेशा रीजनल जो वर्नाकुलर लैंग्वेज होती है उसको अच्छे से रीड करना। कभी कभार कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस को बोला जाता है वहां की लैंग्वेज, या फिर कभी कभार स्टॉक एक्सचेंज, क्योंकि हम स्टॉक एक्सचेंज से डील और थोड़ा ना कुछ कर रहे हैं, तो स्टॉक एक्सचेंज जहां लोकेटेड है उसका रीजनल लैंग्वेज, न्यूज़पेपर में ऐड डालो और सबको बता दो कि हम डीलिस्ट हो रहे हैं, सबसे हो रही किसी एक से, किसी एक से, मेरे एग्जाम्पल में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से हम डीलिस्ट हो रहे। पहला प्रोसेस क्या है, मीटिंग। दूसरा क्या है, एप्लीकेशन दो उस स्टॉक एक्सचेंज को जहां डिलीट होना चाहते हो। तीसरा, पब्लिक नोटिस दो न्यूज़पेपर के थ्रू, हिंदी इंग्लिश और वर्नाकुलर, ठीक है। डिस्क्लोज द फैक्ट ऑफ डीलिस्टिंग इन इट्स फर्स्ट, जो भी आपकी एनुअल रिपोर्ट होगी, हर साल आपकी एक एनुअल रिपोर्ट तैयार होती है, जो पहली एनुअल रिपोर्ट आएगी उसमें डिस्क्लोज कर दो, हाँ हम अब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट नहीं है, खत्म। इसकी प्रोसेस सिंपल है, क्यों, क्योंकि अभी भी आप लिस्टेड हो। लंबी चौड़ी प्रोसेस किसकी होगी, जब आप सबसे डीलिस्ट हो जाओगे, ठीक है। तो ये लिखा है एप्लीकेशन फॉर डीलिस्टिंग, एप्लीकेशन तो दे दी थी हमने, एप्लीकेशन कहां दी थी, ये सेकंड पॉइंट में दी थी। पहला पॉइंट बोर्ड मीटिंग, दूसरा एप्लीकेशन दो, तीसरा पब्लिक नोटिस के थ्रू सबको बता दो, चौथा इन्होंने क्या बोल दिया, फर्स्ट एनुअल रिपोर्ट में डिस्क्लोज कर दो। चौथा ये बोल रहा है भाई एप्लीकेशन जब हमने रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज को दी थी ना, उसे 30 दिन के अंदर रिप्लाई करना है, 30 दिन के अंदर रिप्लाई करना है कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, जो भी है, ठीक है। फॉलोइंग डिटेल, अब ये अलग से इन्होंने एक हेडिंग बना दी है कि भाई जो पब्लिक अनाउंसमेंट न्यूज़पेपर में आपने जो दिया है ना, ये न्यूज़पेपर में आप क्या क्या डिटेल्स लिखोगे, नाम बता दो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का कि भैया नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में आप कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं, रीजन बता दो क्यों नहीं कर रहे हो, बहुत फीस मांग रहा था इसीलिए, ठीक है, बहुत सारे काम करने को कह रहा था इसीलिए। फैक्ट्स ऑफ द कंटिन्यूएशन ऑफ द लिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर, ठीक है, बताओ ये फैक्ट बताओ हम बॉम्बे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में हैं। सिंपल स्वीट प्रोसेस, समझ में आ गई। तो दो में से एक प्रोसेस हमारी खत्म हो गई। पहले मीटिंग कराओ, एप्लीकेशन दो, पब्लिक नोटिस दो, एप्लीकेशन का रिप्लाई कितने दिन के अंदर देगा, 30 डेज के अंदर देगा, पब्लिक नोटिस में ये सारी इन्फॉर्मेशन दे दो, और जब ये सब हो जाए तो फर्स्ट जो भी आपकी एनुअल रिपोर्ट होगी उसमें डिस्क्लोज करो, ठीक है। और प्लीज सबको अच्छे से इन्फॉर्म करो, एक जगह लिस्ट और एक जगह लिस्ट नहीं है, डन, पक्का। अब कमर कस लो, क्या लिखी है हेडिंग, कंडीशन एंड प्रोसीजर फॉर डीलिस्टिंग, क्या लिखा है, एग्जिट अपॉर्चुनिटी देनी है, मतलब सारे स्टॉक एक्सचेंज से डीलिस्ट, साफ साफ लिखा है हम डीलिस्ट हो रहे हैं सारे स्टॉक एक्सचेंज, तो एग्जिट अपॉर्चुनिटी आपको पब्लिक शोल्डर को तो देनी पड़ेगी, पब्लिक शोल्डर को देनी पड़ेगी। खरीदने वाला कौन है, एक्वायरर। यहां अब जैसे आपने देखा था बायबैक में कभी कहीं कुछ भी रेगुलेशंस, तो प्लीज पहले शॉर्ट में आओ फटाफट, कुछ नहीं बस स्क्रीन में देखेंगे, ये पढ़ लोगे अपने आप सारी चीजें कनेक्ट हो जाएगी, ठीक है। सबसे पहले हेडिंग बस बताओ क्या लिखा है, सबसे पहले साफ बोला है, प्रमोटर ने बोला, एक्वायरर ने बोला ना भाई मुझे करना है, तो चलो सबसे पहले बोर्ड मीटिंग करा, और बोर्ड मीटिंग में हमने डिस्कस किया कि हम वॉलंटरी डिलीज होना चाहते हैं, ठीक है, करनी थी बोर्ड मीटिंग। देन इंटीमेशन बोर्ड मीटिंग टू स्टॉक, डिसीजन ऑफ द बोर्ड मीटिंग, याद करो हम लोग पढ़ रहे थे कि जब भी मीटिंग खत्म होती है तो अपना क्या कंक्लूजन क्या डिसीजन है स्टॉक एक्सचेंज को बताओ, तो पहले मीटिंग करो, और मीटिंग जैसे खत्म होगा उसका जो डिसीजन है कि भैया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने क्या डिसाइड किया, डिलीज होना है कि नहीं होना है, तो जो भी डिसीजन है स्टॉक एक्सचेंज को बता दो, हाँ हम डिलीज होने का सोच रहे हैं। दोनों स्टॉक एक्सचेंज को, हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल दोनों में है, बॉम्बे नेशनल दोनों में है। पहले रॉकी सर मैंने अभिषेक सर ने क्या करवाया, मीटिंग कराई, मीटिंग के बाद दोनों को इन्फॉर्म कर दिया कि हम डिलीज करने का सोच रहे हैं, समझ में आए। नेक्स्ट थर्ड स्टेप क्या लिखा है,
शेयर होल्डर से भी अब पूछना है, क्या लिखा है, कौन सा रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन। बच्चों अक्सर हम एक चीज भूल जाते हैं, ये स्पेशल रेजोल्यूशन कहाँ, मीटिंग में या फिर क्या लिखा है, याद रहेगा, उसमें भी पोस्टल बैलेट ही था। तो एग्जाम में लिखा होता है कि मीटिंग में ना एसआर पास किया, हम बोलते हैं हाँ हाँ एसआर तो लिखा है भाई, पोस्टल बैलेट, प्लीज ध्यान रखना। चलो, the company shall obtain the approval from the shareholder in the form of this special resolution, लेकिन only through postal ballot, मतलब मीटिंग में डिस्कशन नहीं हुआ है, घर पे भेजा है। ये डिस्कशन इतना इंपॉर्टेंट है, याद रखना पोस्टल बैलेट में होता क्या, मीटिंग में बुलाएंगे तो हर कोई आ नहीं पाता है, सबके अपने एंगेजमेंट्स है, लेकिन अगर हमने घर पे भेजा तो जो पार्टिसिपेशन जो रेट है, पार्टिसिपेशन जो रेशियो वो ज्यादा होगा। तो पोस्टल बैलेट इसीलिए ही बना है ताकि ज्यादा लोग इन्वॉल्व हो सके, अपने डिसीजंस को हमें बता सके, ठीक है। तो पोस्टल बैलेट के थ्रू हमने आपके घर में पहुंचा दिया और आपका रिप्लाई आया। लेकिन पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन क्या है, एसआर पास होना चाहिए, पहली कंडीशन क्या है, एसआर पास होना चाहिए। लेकिन ये कंसेप्ट इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं, रीड कर रही हूँ। स्पेशल रेजोल्यूशन शेल बी एक्ट अपॉन, हम स्पेशल रेजोल्यूशन की थोड़ी गहराई में जाएंगे। इफ एंड ओनली इफ द वोट कास्ट बाय द पब्लिक शेयरहोल्डर, पब्लिक शेयरहोल्डर की जो वोटिंग है इन फेवर ऑफ द प्रपोज अमाउंट एटलीस्ट, क्या लिखा है, ट्वाइस द नंबर ऑफ द वोट कास्ट बाय द पब्लिक शेयरहोल्डर अगेंस्ट इट। कुछ याद आ रहा है, ऐसा कंसेप्ट पढ़ा था। हम पब्लिक शेयरहोल्डर की वोटिंग देखेंगे, पहले एसआर पास होना चाहिए, एसआर पास हो गया, एसआर पास होने के बाद हम देखेंगे पब्लिक शेयरहोल्डर को पकड़ेंगे। अगर पब्लिक शेयरहोल्डर 25 पब्लिक शेयरहोल्डर ने ना बोला है, नो बोला है, तो हाँ बोलने वाले लोग कितने होने चाहिए, जस्ट ट्वाइस, जस्ट डबल। तो 50 शेयरहोल्डर यस बोलने वाले होने चाहिए। बात समझ में आ रही है। तो पब्लिक शेयरहोल्डर की बात हो रही है, वापस रीड करो, वापस रीड करो, क्या लिखा है, पब्लिक शेयरहोल्डर वोट कास्ट बाय द पब्लिक शेयरहोल्डर, वोट कास्ट बाय द पब्लिक शेयरहोल्डर इन फेवर, जो पब्लिक शेयरहोल्डर है उनकी जब वोटिंग देखी जाएगी, फेवर ऑफ द प्रपोज इज ट्वाइस, फेवर वाले लोग जस्ट डबल होने चाहिए, वोट कास्ट ऑफ द पब्लिक शेयरहोल्डर अगेंस्ट, दोनों पब्लिक शेयरहोल्डर को ही देखना है, फेवर देखेंगे अगेंस्ट देखेंगे, फेवर हमेशा जस्ट डबल होना चाहिए, मतलब एसआर तो पास हो, एसआर के डिटेलिंग में भी जाएंगे तो पब्लिक शेयरहोल्डर के भी डबल जस्ट आने चाहिए, दोनों कंडीशन साथ में फुलफिल होनी चाहिए। ये चीज हमने और कहां पढ़ी थी, किसमें पढ़ी थी, हाँ शायद उसी में ही पढ़ी थी, याद है क्या, नहीं याद आ रहा बाकी, लेकिन ऐसा कुछ पढ़ा था, ट्वाइस पढ़ा था ना, था, फिर से जब रिवाइज करो तो याद आ जाएगा। चलो वापस, पहले क्या करना है, बोर्ड मीटिंग, जैसी बोर्ड मीटिंग खत्म होगी तो स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म करो। फिर तीसरा क्या लिखा, शोल्डर से पूछो, बस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लिए डिसाइड नहीं कर सकते, शोल्डर से पूछो, शोल्डर भी मीटिंग में कि पोस्टल बैलेट में, पोस्टल बैलेट में। जब एसआर पास होगा तो एसआर में देखना है पब्लिक शोल्डर का जस्ट डबल होना चाहिए कंपैरिजन टू अगेंस्ट। फोर्थ पॉइंट की हेडिंग क्या लिखी है, अभी हमारी किस चीज की एप्लीकेशन जा रही है, डीलिस्ट होने की, तो जहां आप लिस्ट हो वहां अब आप अप्रूवल लोगे कि हम डीलिस्ट होना चाहते हैं, ठीक है, आ जाओ। सब्सिक्वेंटली कंपनी शेल मेक एप्लीकेशन टू द कंसर्न रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज फॉर द इन प्रिंसिपल अप्रूवल ऑफ द प्रपोज्ड डीलिस्टिंग अलोंग विद एनी ऑडिट रिपोर्ट, विथ ऑडिट रिपोर्ट। आप एप्लीकेशन दोगे कि हम डीलिस्ट होना चाहते हैं, साथ में क्या अटैच करोगे, ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट कवर होना चाहिए द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स प्रायर टू द डेट ऑफ द एप्लीकेशन। जब भी आपने एप्लीकेशन दी, ठीक है, मान लो नवंबर में मैंने एप्लीकेशन दी, मेरी जो ऑडिट रिपोर्ट होगी 31 मार्च तक की होगी, ठीक है, नवंबर में एप्लीकेशन दे रही हूँ, वापस आओ, एप्लीकेशन कब दी, नवंबर में, लेकिन 31 मार्च तक का क्या है, मेरा ऑडिट है, गैप कितने का है, बताओ गैप कितने का है, 6 महीने से ज्यादा का है ना। तो गैप अगर ज्यादा है तो उन्होंने क्या बोला कि भैया हमें तो अपडेटेड वाली चाहिए, पिछले 6 महीने तक की। अगर अभी 31 मार्च को आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट हुआ है तो आप अप्रैल में करो, कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त तक करो, चल जाएगा। हम आपका गैप 6 महीने से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। अगर 6 महीने से ज्यादा का है तो आपको जितनी रिमेनिंग मंथ्स है ना उनकी भी फाइनेंशियल रिपोर्ट तैयार करनी पड़ेगी, ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है। चलो नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखा है, ग्रांट ऑफ इन प्रिंसिपल अप्रूवल। हमने पहले पूछा कि भाई हम डिलीट करना चाहते हैं, स्टॉक एक्सचेंज शेल डिस्पोज द एप्लीकेशन, 15 दिन के अंदर वो क्या करेगा, रिप्लाई। अभी ऊपर जो हमने पढ़ा था वो दूसरी प्रोसेस थी, हम क्या कर रहे थे, किसी एक से डीलिस्ट हो रहे थे, बाकी सब में है, तो वहां पे हमने क्या किया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से क्या वहां शेल्डर के पास गए,
जाने की जरूरत ही नहीं ना, एक में तो है ना, ठीक है। यहाँ जाने की जरूरत है शोल्डर के पास भी। और फिर स्टॉक एक्सचेंज को बताया, स्टॉक एक्सचेंज 15 दिन के अंदर रिप्लाई करेगा फ्रॉम रिसीट ऑफ द एप्लीकेशन। और जब स्टॉक एक्सचेंज रिप्लाई करेगा कि ठीक है डिलीट हो जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वो कुछ बातों को ध्यान देगा। पहली बात क्या लिखा है, सेबी के रेगुलेशन कंप्लाई किए, कहीं कुछ फेक झूठा तो नहीं कि कुछ कंप्लाइंसेस नहीं किया, कुछ बहुत बड़ा फ्रॉड होने वाला है इसलिए डिलीट करने का सोच रहे हो, तो प्लीज स्टॉक एक्सचेंज इन बातों का ध्यान दे। पहला, कंप्लाइंसेस हो रखा है तो दे दो। रिजॉल्व कर रखा है, क्या रिजॉल्व, इन्वेस्टर के ग्रीवियंस, भैया इनकी कंप्लेनें सुनते कि नहीं सुनते। पेमेंट ऑफ, क्या लिखा है, उनकी फीस पे करी है कि नहीं, ये तो पहले ही, ठीक है। कंप्लायंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द लिस्टिंग अग्रीमेंट, जो भी लिस्टिंग अग्रीमेंट था क्या वो फॉलो किया है कि नहीं, इन बातों का ध्यान रखिए कि उसके बाद वो हाँ बोल देगी। नेक्स्ट, किसको अपॉइंट करो, हाँ बोल दिया ना, अब काम चालू करना है, काम चालू करना तो किसको अपॉइंट करे, मर्चेंट बैंकर को अपॉइंट करो। मर्चेंट बैंकर, मर्चेंट बैंकर सभी के पास रजिस्टर्ड होना चाहिए और वो प्रमोटर से तो बिल्कुल एसोसिएटेड नहीं होना चाहिए। अब इन्होंने बोला जो ऑफर प्राइस है, मुझे एग्जिट अपॉर्चुनिटी तुम्हें देना है तो एक प्राइस डिसाइड करनी है मुझे, ठीक है। प्राइस को डिटरमाइन करना पड़ेगा। चलिए, ऑफर प्राइस शैल बी डिटरमाइन बुक बिल्डिंग प्रोसेस। बुक बिल्डिंग प्रोसेस में प्राइस होती है, प्राइस रेंज होती है, एक प्राइस बैंड होता था, एक होती थी मिनिमम प्राइस, एक होती थी मैक्सिमम। टेक्निकल नाम बताओ उसका, टेक्निकल नेम क्या था, मिनिमम प्राइस और मैक्सिमम प्राइस। 100 रुपए 120, यही होता है मेरे एग्जाम्पल में। अपन नहीं, फ्लोर प्राइस याद है कि नहीं, कि या फिर पहली बार ही बता रही हूँ। फ्लोर प्राइस, हाँ हाँ, फ्लोर प्राइस और सीलिंग, या फिर हम कैप प्राइस भी बोल सकते हो, कैप प्राइस भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये टेक्निकल टर्म है, सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको बोलूं तो मिनिमम प्राइस और मैक्सिमम प्राइस, दैट्स इट। तो इन्होंने कहा फ्लोर प्राइस मतलब क्या है, फ्लोर प्राइस मतलब क्या है, मिनिमम, ठीक है। फ्लोर प्राइस मतलब क्या है, मिनिमम। चलो, ऑफर प्राइस डिसाइड किया जाएगा किससे, बुक बिल्डिंग प्रोसेस से। आफ्टर फिक्सेशन आपको फिक्स करके देना पड़ेगा फ्लोर प्राइस, अब फिर तुम्हारे भरोसे छोड़ दो। डिस्क्लोज कर दो सेम इन दी पब्लिक अनाउंसमेंट एंड द लेटर ऑफ ऑफर। पब्लिक अनाउंसमेंट जो कर रहे हो उसमें भी बता दो क्या फ्लोर प्राइस है, न्यूज़पेपर में बता दो, और साथ में जो आपको लेटर जाएगा उसमें भी लिखा होना चाहिए फ्लोर प्राइस कितनी है, 100 रुपए, ठीक है। चलो, इन्होंने रेफरेंस दे दिया, सस्टैट मतलब टेक ओवर, सस्टैट मतलब क्या, टेक ओवर। इन्होंने कहा प्राइस कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो ये फ्लोर प्राइस है 100 रुपए, इसे भी तो कैलकुलेट करने का कोई तरीका होगा। ये प्राइस टेक ओवर चैप्टर रेगुलेशन नंबर 8, ये रेगुलेशन नंबर 8 जगह जगह आएगा तो इसे आप याद ही कर लो। टेक ओवर चैप्टर का रेगुलेशन नंबर 8 है जो बताता है प्राइस कैसे कैलकुलेट की जाती है, समझ में आ गया। तो उन्होंने कहा फ्लोर प्राइस आप लिख देना। अब ये फ्लोर प्राइस कैसे कैलकुलेट होगी ये रेगुलेशन 8 में बता के रखा है ऑफ टेक ओवर। हाँ, रुको, जा नहीं रहे, यहाँ पे क्या कह रहे, लेटर ऑफर और पब्लिक अनाउंसमेंट में ये प्राइस लिखी होनी चाहिए। हाँ हाँ, रुको रुको रुको, अभी चल क्या रहे, पहले क्या हुआ, वापस आओ, पहले क्या किया, बोर्ड मीटिंग करी, फिर बोर्ड मीटिंग के बाद क्या किया, स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म किया, कंक्लूजन, थर्ड पॉइंट फिर क्या था, एसआर पास कराओ। एसआर पास करने के बाद क्या किया हमने, देख लो, एसआर पास कर लिया, शोल्डर ने हाँ बोल दिया, जब शोल्डर ने हाँ बोल दिया तो पहुंच जाओ ना किसके पास, स्टॉक एक्सचेंज के पास, कि भैया डीलिस्ट कर दो हमें, पूछो अभी कि भैया कर दो। तो इन्होंने कहा कि ठीक है कर देंगे, ग्रांट, विद इन 15 दिन के अंदर रिफॉर्म किया जाएगा और इन बातों को दिया जाएगा। अब जब उसने हाँ बोल दिया है तो अब सबसे पहला काम क्या किया, मर्चेंट बैंकर अपॉइंट किया, मर्चेंट बैंकर के साथ मिलकर प्राइस डिसाइड करी। अब आपने प्राइस जो रहेगी वो बुक बिल्डिंग प्रोसेस से जाना, प्राइस में फ्लोर प्राइस निकालो, फ्लोर प्राइस जो है वो कहां से निकलेगी, रेगुलेशन 8 ऑफ टेक ओवर चैप्टर में दे रखा है कि कैसे है, ठीक है। अब ये जो प्राइस होगी ना, इस प्राइस को जगह जगह लिख देना, वो ये अभी ये कह रहे हैं, कहां कहां लिख देना, पब्लिक अनाउंसमेंट न्यूज़पेपर में, अभी तो हमने किया ही नहीं ना, कोई अनाउंसमेंट नहीं करी, जब करोगे तो उसमें लिखी होनी चाहिए। लेटर ऑफ ऑफर जो आपको दिया जाएगा उसमें लिखा होना चाहिए, वो अभी ये कह रहा है, समझ में आ गया। चलो, फिर उन्होंने एक रेफरेंस डेट बताई, वो रेफरेंस डेट में मत जाओ, इन्होंने कहा कि हम वो डेट कहां से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, अभी डेट में मत जाओ। नेक्स्ट, अब क्या बोला, क्या होता है ये एस्क्रो अकाउंट, भरोसे वाला अकाउंट, कि प्रमोटर तू कह रहा है तू खरीद लेगा, एक्वायर तो बोल रहा खरीद लेगा, भैया पहले एस्क्रो अकाउंट में पैसे डाल दे, ठीक है। चलो, प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप शैल ओपन द एस्क्रो अकाउंट, प्रमोटर एस्क्रो अकाउंट ओपन करेगा, वो एस्क्रो अकाउंट किसमें ओपन करेगा, एक शेड्यूल बैंक होगा, ठीक है। डिपॉजिट करो उसमें टोटल एस्टिमेटेड, एस्टिमेटेड ये है ना अभी, क्यों एस्टिमेटेड बोला, क्योंकि यहाँ पे अभी फ्लोर प्राइस है,
भैया कितने लोग, ऑप्शन है ना, लोग खरीद भी सकते हो और नहीं भी। जो भी एस्टिमेटेड पैसा है कंसिडरेशन टू बी पेड टू द इक्विटी शोल्डर डाल दो। कंटिन्यू। एस्क्रो अकाउंट शेल कंसिस्ट आइदर इन कैश, एस्क्रो अकाउंट में आप चाहो तो कैश डाल दो, ठीक है, या तो क्या डाल दो, बैंक गारंटी डाल दो इन फेवर ऑफ द मर्चेंट बैंकर, या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन, थोड़ा पैसा डालो और थोड़ा गारंटी। याद आ रहा है दूसरे एस्क्रो अकाउंट। इट कैन ऑल्सो बी मेंटेन एट द इंटरेस्ट बेयरिंग अकाउंट, आप चाहो तो, आप देखो पैसा रखा है ना तो उसमें इंटरेस्ट भी आता रहता है, आप चाहो तो उसका इंटरेस्ट वगैरह प्रोवाइडेड फंड आर अवेलेबल दे नीड, इंटरेस्ट वगैरह भी आप उसमें मैनेज कर सकते हो। तो ये इधर उधर की बातें करें। अब आ जाओ डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट। वापस, एक होता है इनिशियल, एक होता है डिटेल। इनिशियल मतलब जब आपने सोचा तो स्टॉक एक्सचेंज को बता दो, एक होता है इनिशियल पब्लिक अनाउंसमेंट, एक होता है इनिशियल पब्लिक अनाउंसमेंट। आओ इनिशियल पब्लिक अनाउंसमेंट बता रही हूँ को, एक होता है डिटेल। promoter and the promoter group make the public announcement within 1 working days, एक दिन के अंदर अंदर, from the date of the receipt of the in principle approval delisting from the recognized stock exchange। ऊपर मुझे बताओ, स्टॉक एक्सचेंज ने अप्रूवल दे दी थी ना, वापस पहला बोर्ड मीटिंग किया, बोर्ड मीटिंग का कंक्लूजन किसको बताया, स्टॉक एक्सचेंज को, ठीक है। तीसरा फिर पॉइंट क्या था, शेयरहोल्डर की मीटिंग करी, शेयरहोल्डर की परमिशन मिल गई, तो फिर स्टॉक एक्सचेंज को क्या बोला कि भाई स्टॉक होल्डर ने हाँ बोल दिया, आप भी हाँ बोल दो। तो पहले आपने अप्रूवल के लिए अप्लाई किया, फिर उनका रिप्लाई आया ग्रांट कि हाँ मिल गई। कुछ बातों का ध्यान रख के उन्होंने हाँ बोल दिया। जैसे ही हाँ बोला तो आपने किसको अपॉइंट किया, मर्चेंट बैंकर। जैसे ही मर्चेंट बैंकर को अपॉइंट किया तो मर्चेंट बैंकर ने क्या बोला कि चलो प्राइस डिटरमाइन करते। प्राइस कैसे डिसाइड होगी, रेगुलेशन 8 में एक तरफ प्रमोटर एक तरफ मर्चेंट बैंकर बैठ के रेगुलेशन 8 के हिसाब से कैलकुलेशन करेगा, उसकी कैलकुलेशन डिटेल में वहीं पढ़ेंगे, ठीक है। अब प्राइस डिसाइड होगी तो उन्होंने बोला प्राइस वगैरह सारी चीजें लिख देना। प्राइस से ही फिर एस्क्रो अकाउंट ओपन होगा, थोड़ा एस्टिमेटेड अमाउंट, एस्क्रो अकाउंट ओपन हो गया। अब उन्होंने क्या बोला, प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप शेल मेक पब्लिक अनाउंसमेंट, तुरंत उन्हें पब्लिकली अनाउंस करना है, ठीक है, विद इन 1 working days फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ द इन प्रिंसिपल अप्रूवल। जब भी इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल चुकी थी उन्हें डीलिस्टिंग की, पब्लिक अनाउंसमेंट हिंदी इंग्लिश और क्या लिखा है, हिंदी इंग्लिश और क्या लिखा है, वर्नाकुलर। वर्नाकुलर जो रीजनल लैंग्वेज है वो कहाँ की होगी, जहां स्टॉक एक्सचेंज है। इससे पहले तक जो हमने चैप्टर्स पढ़े थे वो कंपनी रजिस्टर्ड, यहाँ आईटेक्स के रजिस्टर्ड ऑफिस की बात नहीं हो रही है, आईटेक्स नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से हट रहा है तो उस नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की रीजनल लैंग्वेज की बात हो रही है, ठीक है। पब्लिक अनाउंसमेंट कंटेन ऑल द मटेरियल इन्फॉर्मेशन, सारी इंपॉर्टेंट बात होनी चाहिए एंड नॉट कुछ भी फॉल्स मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, जनरल बात है। पब्लिक अनाउंसमेंट करके तुरंत बता दिया आपने एक दिन के अंदर, जैसे आपने बताया। अब इन्होंने क्या बोला क्या करना है, अब करो डिस्पैच। अभी तक पहले कहा नहीं थे, हम पूछ रहे थे, जब हाँ हो गया तो अब यहाँ पे प्रोसेस हमारी चालू। डिस्पैच किया क्या, लेटर ऑफ ऑफर। प्रमोटर शेल डिस्पैच द लेटर ऑफ ऑफर टू द इक्विटी शोल्डर, ये सारे काम प्रमोटर के साथ मिलकर कौन कर रहा है, मर्चेंट बैंकर, याद रखना। प्रमोटर शेल डिस्पैच द लेटर ऑफर टू द इक्विटी शोल्डर और नॉट लेटर देन, कितने दिन के अंदर, 2 दिन। 2 दिन कहाँ से, जब भी पब्लिक अनाउंसमेंट करी। वापस जिस दिन स्टॉक एक्सचेंज का रिप्लाई आया हाँ डिलिस्ट कर लो, इतना रो रहे हो चलो कर लो डिलिस्ट, आ गया। यहाँ से तुरंत एक दिन के अंदर क्या करना है, पब्लिक अनाउंसमेंट कर दो। क्या कर दो, पब्लिक अनाउंसमेंट। उसमें आपने सारी इंफॉर्मेशन दे दी न्यूज़पेपर में, ठीक है। अब जब भी आपने पब्लिक अनाउंसमेंट किया वहां से कितने दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर किसको दे दो लेटर, सारे शेयरहोल्डर्स, तुम लोग मेरे कंपनी के इक्विटी शेयरहोल्डर, तुम्हारे घर घर पे मैंने पहुंचा दिया। लेटर ऑफर शेल सेंड टू ऑल पब्लिक शेयरहोल्डर हुज नेम अपीयर ऑन द रजिस्टर, ठीक है, ऑफ द कंपनी ऑफ ए डिपॉजिटरी, अगर लिस्टेड कंपनी है ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। द लेटर ऑफर शेल कंटेन ऑल डिस्क्लोजर, उस लेटर में सारी बातें लिखी होंगी पब्लिक अनाउंसमेंट को लेकर भी, पब्लिक अनाउंसमेंट जितनी बातें वो भी इसको प्रोवाइड की जाएगी। एकम्पनाई साथ में क्या होगा, एक बिडिंग फॉर्म। व्हाट डू यू मीन बाय बिडिंग फॉर्म, एक फॉर्म, क्योंकि फ्लोर प्राइस है 100 से 120, बिडिंग करनी है, आप कितने में बेचे हुए अपने शेयर्स को, आप कह रहे हो 100, एक बोल रहे 110, एक बोल रहे 120, अलग अलग। तुम हमेशा क्या चाहोगे, ज्यादा से ज्यादा पैसा मिले, ठीक है, तो तुम बिडिंग करोगे। तो इन्होंने कहा कि पहले क्या होगा, लेटर ऑफर, साथ में क्या अटैच होगा, बिडिंग फॉर्म। ये आपके पास पहुंच गया, अब आप उसमें बिडिंग कर कर रिप्लाई करोगे। पब्लिक शेयरहोल्डर कैन पार्टिसिपेट इवन इफ डू नॉट रिसीव बिडिंग फॉर्म इन द मैनर स्पेसिफाइड बाय द सेबी। याद करो वही सारे चैप्टर जो पढ़कर आए थे। अगर नहीं मिला तो क्या करना है, प्रूफ लेकर पहुंच जाना है ट्रांसफर का, या फिर जो भी सिचुएशन है, फिर आप तक फिर भी आपको दे दिया जाएगा। अब इन्होंने कहा बिडिंग पीरियड चालू, बिडिंग चालू, हमने विंडो ओपन कर रखी होगी। इन्होंने बोला कब ओपन करना, 7 डेज के अंदर अंदर ओपन कर लेना। कहां से, जब भी पब्लिक अनाउंसमेंट हुआ, जब भी पब्लिक अनाउंसमेंट हुआ वहां से 7 दिन के अंदर क्या करना,
ओपन कर देना, और एक बार अगर ओपन हो गई तो कितने दिन के लिए ओपन होगा? 5 दिन के लिए वापस। 7 दिन के अंदर कर देना, और अगर करोगे तो कितने दिन के लिए विंडो ओपन रहेगी? 5 दिन। 5 दिन में आपकी रिक्वेस्ट आएगी कि हम इतने 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 में बेचने को तैयार है। प्राइस विल बी डिटरमाइंड एट द एंड ऑफ दी, पूरा जब 5 दिन के अंदर विंडो क्लोज हो जाएगी, प्राइस डिसाइड हो जाएगी। विच मे और मे नॉट बी एक्सेप्टेड बाई द प्रमोटर, पैसे किसके पॉकेट से जा रहे हैं? प्रमोटर। ये प्राइस उसको बिल्कुल पसंद नहीं आए, क्योंकि हमने बोला था 100 या 120, और प्राइस क्या फाइनल हो गई? 120। प्रमोटर को लगा था थोड़ी कम प्राइस होगी, तो प्रमोटर को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा मे और मे नॉट एक्सेप्टेड बाय द प्रमोटर विच इज डिस्कस। चलो आ जाओ, सिचुएशन है बिडिंग पीरियड क्लोज, बिडिंग पीरियड क्लोज, फाइनल प्राइस आई 120। प्रमोटर को लगा ठीक है यार छोड़ो, डीलिस्ट करना बहुत जरूरी है मेरे लिए, थोड़ा ज्यादा पैसे भी जाते हैं तो मैं दे दूंगा, तो उसने एक्सेप्ट कर लिया। अगर फाइनल प्राइस प्रमोटर एक्सेप्ट करता है तो आगे हम स्टेप्स पढ़ेंगे 12 से 16 ये फॉलो होगा। मान लो फाइनल प्राइस प्रमोटर ने एक्सेप्ट नहीं किया, वो कह रहे 120 बहुत ज्यादा हो रहा है बॉस, मुझे नहीं इतने में करना, मेरे लिए फिर पैसा ज्यादा जरूरी है डीलिस्टिंग से। तो दो सिचुएशन, काउंटर ऑफर क्या होता है? दोबारा ऑफर देगा, कहेगा देखो 120 ठीक नहीं लग रहा है, एक काम करते ना तुम्हारी ना मेरी 110 मान जाओ। कितने मान जाओ? 110 में। प्रमोटर बोलता है नो काउंटर ऑफर, वो कह रहा है भैया मैं कोई काउंटर ऑफर दूंगी तो यहीं पे खत्म, डीलिस्टिंग अब होगा ही नहीं, क्योंकि आप उतने पैसे देने को तैयार ही नहीं। या फिर उसने बोला मैं काउंटर ऑफर दूंगा, कितना ऑफर दूंगा? 110। अब फिर से प्रमोटर वो मानेगा कि नहीं मानेगा? सॉरी शेयर होल्डर मानेगा कि नहीं? काउंटर ऑफर दिया प्रमोटर ने और शेयर होल्डर को ठीक लगा, ठीक है यार 120 ने 110 है चलेगा मुझे भी, तो फिर आगे हम स्टेप 12B पढ़ेंगे। तो इन शॉर्ट बहुत सारी सिचुएशन, जो फाइनल प्राइस आए या तो प्रमोटर उसे एक्सेप्ट करेगा या तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, या तो एक काउंटर ऑफर, हिम्मत नहीं टूटेगी उसकी और वो फिर से एक ऑफर देगा। अगर उसने कहा फाइनल कर दिया तो अभी फिर लंबी चौड़ी प्रोसेस, फाइनल नहीं किया और कोई काउंटर ऑफर भी नहीं दिया, बात खत्म वहीं पे, अब डीलिस्ट होगा ही नहीं। या फिर उसने काउंटर ऑफर दिया और शेयर होल्डर मान गया, फिर से वो लंबी चौड़ी प्रोसेस। बात समझ में आ गई? पक्का? पहली सिचुएशन, पहली सिचुएशन क्या है? फाइनल प्राइस, फाइनल प्राइस 120 आई और उसने क्या किया? एक्सेप्टेड, ठीक है भाई डीलिस्टिंग मेरे लिए ज्यादा जरूरी है। मिनिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर टू बी एक्वायर्ड, अब इसको थोड़ा ऊपर ऊपर से जाना, बस मैं चाहती थी, मैं यहीं तक आपको पहुंचाना चाहती थी, आपकी बुक ने पूरा स्मूथ प्रोसेस फॉर्म में नहीं दिया है, तो अगर ये कहानी आप समझ जाओगे तो वहां आ जाओगे। यहां भी यही समझो कि अगर 120 में अगर वो हाँ बोलता है तो मिनिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर टू बी एक्वायर्ड, पोस्ट पोस्ट ऑफर, पोस्ट ऑफर प्रमोटर शेयर होल्डिंग, पोस्ट क्यों बोला इन्होंने? खरीदने के बाद, खरीदने के बाद उन्होंने बोला कि अगर शेयर होल्डर का 90% अचीव होता है, अभी बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, या फिर जो भी प्रिस्क्राइब्ड है, एंड पब्लिक शेयर होल्डर होल्डिंग इन दी डीमैट अकाउंट, जो भी प्रिस्क्राइब्ड है, एक लिमिट है, खरीदने के बाद पोस्ट एक लिमिट को अगर अचीव करता है तो ये बहुत बढ़िया है, ये डीलिस्टिंग सक्सेसफुल है। ठीक है, अब जैसे सक्सेसफुल हमने कहा कि हाँ खरीदने के बाद 90% अचीव हो रहा है, अभी 90% की डिटेल में नहीं जाना क्योंकि इसकी डिटेलिंग बहुत अंदर है, यहाँ कुछ नहीं बताइए और इसमें कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, अगर हमने एक्सेप्ट कर लिया और मिनिमम जितना होना चाहिए था शेयर होल्डिंग मेरी इतनी मिनिमम अचीव हो रही है, तो फिर ये आपका सक्सेसफुल है, पब्लिक अनाउंसमेंट दे दो कि भाई अच्छे से सक्सेसफुल हो गया। प्रमोटर एंड द मर्चेंट बैंकर शैल मेक पब्लिक अनाउंसमेंट रिगार्डिंग द सक्सेस ऑफ द ऑफर, वो बोलेंगे ऑफर एकदम सक्सेसफुल है, 120 फाइनल प्राइस थी, हमने हाँ बोल दिया था, और साथ में जितना अचीव होना चाहिए था प्रमोटर की शेयरहोल्डिंग वो भी अचीव हो गई, अलॉन्ग विद द फाइनल प्राइस एक्सेप्टेड बाय द एक्वायरर। तो 5 दिन के अंदर न्यूज़पेपर में छापो कि सब अच्छे से हो गया है, हिंदी इंग्लिश वर्नाकुलर, कहाँ? जहां पे रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज लोकेटेड है। समझ में आ गया? अब जब फाइनल अच्छे से हो गया तो आपको पैसे देने पड़ेंगे, आप एस्क्रो अकाउंट में रखे थे पैसे। आफ्टर ascertain the success of the offer, promoter shall immediately transfer the special bank account, याद करो वही, एस्क्रो अकाउंट से पैसा निकाल के कहा? स्पेशल बैंक अकाउंट में। द एंटायर अमाउंट ड्यू पेबल टू द कंसिडरेशन, ठीक है पूरा पैसा डाल देना, अभी वर्किंग डेज नहीं क्योंकि वो प्रिस्क्राइब्ड कर दिया, चेंज होता रहता है क्योंकि। ठीक है, तो इन शॉर्ट हेडिंग अब बस, अब हेडिंग में बस जाना, जब भी काम हो जाएगा तो तुरंत क्या करो? पेमेंट कर दो। फिर फाइनल एप्लीकेशन किसको दे दो? स्टॉक एक्सचेंज को, क्या बोलो कि सारा काम अच्छे से हो गया है, तो डीलिस्टिंग ऑर्डर स्टॉक एक्सचेंज दे देगा और फाइनली आप डीलिस्ट। बात समझ में आ गई? वापस, अगर प्रमोटर ने एक्सेप्ट किया, अगर प्रमोटर ने एक्सेप्ट किया तो एक्सेप्ट करने के बाद मिनिमम भी होना चाहिए, मिनिमम होने के बाद पब्लिक अनाउंसमेंट करो कि एक्सेप्ट हमने फाइनल प्राइस कर दिया, मिनिमम जितना अचीव होना था वो अचीव हो गया है।
इसके बाद पैसा दे दो, पैसा देने के बाद स्टॉक एक्सचेंज को बता दो हमने सारे कंप्लायंसेस कर दिए और स्टॉक एक्सचेंज आपको क्या कर देगा, डीलिस्ट। ये तो वो सिचुएशन थी जब उसने क्या किया, एक्सेप्ट। हेडिंग देखो क्या लिखा है, फाइनल प्राइस इज नॉट एक्सेप्टेड बाय द प्रमोटर, प्रमोटर डू नॉट मेक काउंटर ऑफर। ने एक्सेप्ट किया ना काउंटर ऑफर दिया, तो क्या बोला, रिटर्न करो, फिर जल्दी जल्दी क्या करो, पैसे रिटर्न करो, डिलीशन खत्म। यहाँ पे ये सिचुएशन खत्म। फाइनल प्राइस एक्सेप्ट तो नहीं करी लेकिन हिम्मत नहीं हारी, क्या दिया उसने, काउंटर ऑफर। तो इन्होंने कहा कि काउंटर ऑफर दिया, रिटर्न टू इक्विटी, प्रमोटर डिसाइड नॉट एक्सेप्ट द प्रमोटर, प्रमोटर ने क्या किया कि भाई फाइनल प्राइस 120 मुझे ठीक नहीं लग रही, ही डिटरमाइन ऑल्सो ऑप्शन टू मेक, फिर से उसने काउंटर ऑफर दिया, कितने दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर, डिस्कवरी ऑफ द प्राइस, उसने दोबारा से 110 की प्राइस डिस्कवर करी और 2 दिन के अंदर सामने रखी, शुड नॉट बी लेस देन, याद रखना बुक वैल्यू ऑफ द कंपनी सर्टिफाइड। इन्होंने कहा कि जो भी बुक वैल्यू, जो भी मर्चेंट बैंकर ने बोला ना उससे कम में मत करना, उसका जो रिकमेंडेशन है मर्चेंट बैंकर का सुन ले, क्योंकि मर्चेंट बैंकर मार्केट को ज्यादा अच्छा समझता है, ठीक है। काउंटर ऑफर सक्सेसफुल हो गया है, तो आपको वही सारी बातें कि 90% होना चाहिए, ऊपर जो हमने पढ़ा। अगर इसने हाँ बोल दिया, 110 में सबने फाइनल कर दिया, तो सेम बातें जब उसने एक्सेप्ट किया था। अगर उन्होंने ना बोल दिया तो फिर से क्या करो, रिटर्न करो। क्या पूरी कंप्लीट प्रोसेस समझ में आई? तो प्लीज बच्चा एक साथ फटाफट, सबसे पहले हमने क्या किया, रुको, डीलिस्टिंग कितने टाइप की है, 2, एक होती है वॉलंटरी, एक होती है कंपलसरी। अभी मैं वॉलंटरी की बात करूँ, वॉलंटरी में 2 सिचुएशन हमने पढ़ी, पहली क्या थी, सब जगह से डीलिस्ट हो जाओ, दूसरा हमने क्या पढ़ा, एक जगह रहो बाकी सब जगह से हट जाओ। वो एक जगह भी क्या होनी चाहिए, नेशन वाइड होनी चाहिए, ठीक है। जब हमने कहा कि भाई सारे जगह से हो जाओ तो लंबी प्रोसेस है, क्यों लंबी प्रोसेस, समझ में आ रहा है कि आप एग्जिट अपॉर्चुनिटी देनी है, प्रमोटर को अपने पॉकेट से पैसा देना है, तो मानेगा कि नहीं मानेगा, इस कारण से लंबी प्रोसेस है। लेकिन जब आप किसी एक में हो तो छोटी प्रोसेस थी, फटाफट जब किसी आप में एक में थे तो क्या करना है, पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की अप्रूवल, बोर्ड मीटिंग, दूसरा एप्लीकेशन दो उस स्टॉक एक्सचेंज को, फिर वो 30 दिन के अंदर रिप्लाई करेगा, इसमें एसआर वैसार कुछ नहीं है, 30 दिन के अंदर रिप्लाई करेगा, जनता को इन्फॉर्म करो और एनुअल रिपोर्ट में प्लीज स्पेसिफाई, खत्म यहाँ पे। क्यों? क्योंकि आप लिस्ट हो ना, आप एक्चुअल में डिलिस्ट हुए ही नहीं हो। मेन इंपॉर्टेंट कौन सी बच्चा, वॉलंटरी डिलिस्टिंग फ्रॉम ऑल रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, बात समझ में आ गई? आओ, वो क्या बोलता है, सबसे पहले क्या करो, बोर्ड मीटिंग, दूसरा क्या करो, स्टॉक एक्सचेंज को बताओ, क्या स्टॉक एक्सचेंज बताओ, कंक्लूजन बताओ, किस चीज का कंक्लूजन, बोर्ड मीटिंग का कंक्लूजन। फिर हमने क्या किया, शेयर होल्डर की अप्रूवल, शेयर होल्डर की अप्रूवल क्या बोला, एसआर पास करो, लेकिन इसमें हमने क्या बोला, ये ट्वाइस भी होना चाहिए था, ठीक है, ये वाली ध्यान रखो। फिर हमने क्या किया, शेयर होल्डर ने हाँ बोल दिया, एप्लीकेशन दो अप्रूवल के लिए कि देखो शेयर होल्डर ने हाँ बोल दिया है, आप भी हाँ बोल दो स्टॉक एक्सचेंज। फिर वो क्या करता है, ग्रांट करता है, ठीक है डिलीट कर लो यार, ठीक है। फिर उसके बाद उसने क्या बोला, अब एस्क्रो अकाउंट नहीं, मर्चेंट बैंकर अपॉइंट करो। मर्चेंट बैंकर अपॉइंट किया, मर्चेंट बैंक के साथ बैठकर क्या करेंगे, प्राइस डिटरमाइन करो, ठीक है। अब जब प्राइस डिटरमाइन आपने कर लिया, फिर आपका क्या खुलेगा, एस्क्रो अकाउंट, बात समझ में, पहले मर्चेंट बैंक का, फिर वो हेल्प करेगा प्राइस निकालने में, फिर प्राइस से ही आप एस्क्रो अकाउंट में पैसे डाल पाओगे। अब जब आपने पैसे डाल दिए एस्क्रो अकाउंट में, फिर एस्क्रो अकाउंट में आपने पैसे डाल दिए, पब्लिक अनाउंसमेंट, बिडिंग फॉर्म, लेटर ऑफ अटैचमेंट अटैच कर कर, ठीक है। मैं कह रही हूँ डिटेलिंग ना पता, बस हेडिंग पता हो क्योंकि हम वहां जाएंगे, ठीक है। चलो, अब जब हमने बिडिंग फॉर्म दे दिया, 7 दिन के अंदर ओपन हो जाना चाहिए, 5 दिन के लिए ओपन हुई, प्राइस एक फाइनल डिसाइड हो गई, 120 हमारी प्राइस फाइनल हो गई। अब इसमें 3 सिचुएशन थी, या तो ये फाइनल प्राइस हाँ है, या तो हाँ नहीं है और काउंटर ऑफर भी नहीं है, या फिर हाँ है, नहीं हाँ नहीं है लेकिन काउंटर ऑफर दिया, ठीक है। फिर से उसने हिम्मत बनाई, तो सिचुएशन अलग। अगर उसकी हाँ है तो उसने बोला कोई बात नहीं, हाँ है, क्या आपका 90% अचीव हो रहा है, 90% अचीव करने के बाद सबको अनाउंस करो सब सक्सेसफुल हो गया है, फटाफट पेमेंट करो, स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म करो, स्टॉक एक्सचेंज डिलीज कर देगा। अगर ना बोला तो पैसे रिटर्न करो, खत्म। अगर ना बोला और काउंटर ऑफर दिया तो आपको क्या करना है, वापस 2 दिन के अंदर प्राइस डिटरमाइन करो, इन्फॉर्म करो, फिर स्टॉक शेयर होल्डर के ऊपर छोड़ दो। शेयर होल्डर या तो हाँ बोलेगा या तो ना। अगर वो हाँ बोलता है तो पहली वाली सिचुएशन में आएगा, अगर वो ना बोलता है तो दूसरी सिचुएशन में। क्या ये पूरी होल प्रोसेस समझ में आ गई? अगर ये आपको प्रोसेस पूरी कंप्लीट समझ में आ गई तो अब आपकी मॉड्यूल कहीं से भी इधर उधर बोलेगा तो सारी चीजें आपकी कनेक्ट हो जाएगी। मेन हेडिंग से ही कनेक्ट रहना, कंप्लीट प्रोसेस मैंने आपको बता दी है। समझ में आया? पक्का?
तो आज की सभा समाप्त करेंगे, कल मॉड्यूल से बाकी सारी चीजें कवर करेंगे, ठीक है।